बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पल्मोनरी सिस्टम रिस्पिरेटरी मेडिसन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई मुझसे बात करे कि इसके अंदर से कितने को एग्ज़ाम का आ जाता है तो मेरी जान 7 एमसीक्यूज़ और एक एससीक्यू आ जाता है। कुल मिला के 12-13 नंबर जो है ना, मोर और लेस इतने आ जाते हैं। तो आज की वीडियो 1 घंटे की बने, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर हम पूरी की पूरे ये 12 के 12 मार्क्स कवर कर लें। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ तो इसकी रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एस्थमा एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ सीओपीडी क्या होता है, इसका सिनेरियो आया हुआ है। ब्रोंकिएक्टेसिस, नमूनिया, टीबी, लंग कैंसर, सार्काइडोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और नीमोथोरैक्स। इसको अगर कोई बंदा तवीज़ बना के घोल के पी ले इन टॉपिक्स को, तो 12 में से मैं कहता हूँ 10 नंबर तो इंशाल्लाह उसके पक्के हो जाएंगे। बाकी 2 नंबर कहाँ से आने हैं वो हम वीडियो के दरमियान में बताऊँगा कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्टेस्ट वे में, कुछ मैंने 1947 के कुछ नोट्स बनाए हैं, कोशिश करूँगा वो भी साथ साथ शेयर कर दिया करूँ। ठीक है, तो शेयर क्या करने हैं यार, इतने गंदे होते हैं कि किसी को समझ नहीं आनी मेरे अलावा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास शुरू करने से पहले आपको कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी जो मुझ जैसे लोग हैं ना, जिन्होंने लास्ट नाइट में पढ़ना होता है, ठीक है, उनके लिए मैं जो है ना वो कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम करेंगे। अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई तो आपका सारी रिस्पायरेशन कवर हो जाएगी। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि FeV1/FVC रेशो कम होगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, क्या है। अगर यही नहीं समझ होंगी तो फिर हम क्या जाएंगे। जल्दी से इन डेफिनेशन को कुछ देख लेते हैं। हमारे पास कुछ ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसे हम PFT कहते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। ये बेसिकली हम टेस्ट करते क्यों हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू चेक द फ्लो ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड द लंग्स एंड एल्व्यूलर एक्सचेंज कितना हो रहा है लंग्स के ऊपर। ठीक है, कितनी हवा अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, और ये जो एल्व्यूलाई यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज कितना हो रहा है। तो इसके लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें फिर क्या पता चल जाता है, हमें मेरी जान पता चलता है जी, स्टेटिक लंग्स कंपार्टमेंट जो है ना, ठीक है, मतलब हम चेक करते हैं कि एयर वे की कैपेसिटी कितनी है, वो कंपार्टमेंट पूरा चेक कर लेते हैं। फिर एयर फ्लो आया कि नॉर्मल बंदे की एयर फ्लो की तरह जा रही है या हमारे पास वो एबनॉर्मल एयर फ्लो या इसकी मूवमेंट हम चेक कर लेते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो है ना, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कितनी है वो चेक करते हैं। आया कि वो परमिएबल भी है, आया कि उसका सरफेस एरिया इतना है, लंग्स वॉल्यूम इतना है। ठीक है, तो एल्व्यूलर मेम्ब्रेन की हम परमिएबिलिटी चेक करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेथाकुलीन हमारे पास एक चैलेंज टेस्ट होता है, वो हम आगे देखते हैं ये क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेथाकुलीन हमारे पास चैलेंज टेस्ट है। ठीक है, इसको हम एंड पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लंग्स वॉल्यूम है। ठीक है, साथ साथ देखते जाते हैं ताकि इजीली हो जाए। 3 तरह के हमारे पास जो है ना मेजर लंग्स वॉल्यूम, अगर पता है तो बाकी लंग्स वॉल्यूम आप जो है ना इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। अपने अपने सारे फेफड़ों को फील करो, इस तरह करो। ठीक है, वीडियो रोक के। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सांस अंदर लेके गए और सांस को बाहर लेके आया। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉप ऑफ द वेरिएंट हमारे पास है जी, रेजिड्यूल वॉल्यूम का पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिड्यूल वॉल्यूम बेसिकली क्या है, सारा जोर लगाने के बाद भी जो हवा आपके फेफड़ों के अंदर रह जाए। मैंने किया, आराम से मैंने सांस अंदर लिया, सारा जोर लगा के मैंने सांस बाहर निकाल दिया, लेकिन अल्लाह ने लंग्स को एक ऐसी खासियत दी है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसके अंदर बाकी रह जाएगा। बंदा इट वट्टे का जोर लगा ले, वो वॉल्यूम लंग्स से कभी नहीं निकाल सकता। तो इसे हम कहते हैं कि सारा जोर लगाने के बाद भी जो वॉल्यूम रह जाएगा ना लंग्स के अंदर, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ईजी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है जी वाइटल कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, ये क्या होती है ये मैं आपको एक चार्ट से बता देता हूँ। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी, जो आपके पूरे फेफड़ों में जो जोर लगा लगू के आपने करना है वो सारा जितना भी आ रहा है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, जो नॉर्मली आप रेस्ट के वक्त अंदर लेके जा रहे हो या बाहर निकाल रहे हो अपने मुंह से हवा अपने फेफड़ों से। ठीक है, मतलब अभी मैं रेस्ट में बैठा हूँ या मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करिए ये बंदा सो रहा है, तो यहाँ से जो हवा नॉर्मली अंदर गई, उसने कोई भी जोर नहीं लगाया, एवं बस आम बातें किए जा रहा है और आराम से, ना कोई भाग रहा है।
ज़ोर भी नहीं लगा, आराम से जो है ना वो वापस आ रही है। तो ये जो एक अंदर गया है वॉल्यूम और एक उस वही वॉल्यूम जो है बाहर आया है एट द लेवल ऑफ रेस्ट, ये है मेरी जान हमारे पास कौन सा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा ये हमारे पास है जी टाइडल वॉल्यूम। अब एक आपको डेफिनेशन क्लियर होगी व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम। तो आप कहेंगे कि जो रेस्ट के वक्त आपने जो सांस अंदर लिया और जो सांस आपने बाहर निकाला उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट बना के बताऊंगा, इजीली आपको इससे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ज़ोर से अपने अंदर सांस लेता हूँ, सारे अपना सांस ज़ोर से, जितना ज़ोर है ना इट बट्टे का ज़ोर वो लगा के सांस अंदर लेके जाओ। ठीक है, और उसको होल्ड कर लो, और जो आप हवा ज़ोर से अंदर लेके गए हो, ठीक है, ज़ोर लगाया, ये फेफड़े इतने एक्सपेंड कर गए और आपने वहाँ पर रोक लिया, तो अब जो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम सारा आपके पास आ गया और ये लंग को भर दिया है, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायर किया आपने और उसको रिजर्व कर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपने ज़ोर लगा के जो है ना वो कंप्लीट फोर्स के साथ अपने अंदर जो है ना वो हवा लेके गए। ठीक है, अब इसी तरह मैं ज़ोर लगा के बाहर निकालता हूँ, मैंने पूरा ज़ोर लगा के जितनी भी हवा निकाली है ना वो मेरे पास क्या होगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो हमने फोर्स लगा के सारी हवा बाहर वापस निकाल ली। ठीक है, ये बाहर निकाली थी, ये हमारे पास अंदर लेके आए थे, और ये रेस्ट के ऊपर अंदर बाहर। ठीक है, अब एरो से आपको याद हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है इतना इजी मैं शायद किसी को पढ़ाया। ठीक है, अब ज़ोर से सांस जो अंदर लिया है और ज़ोर से सांस जो बाहर लिया है, ये हमने रेस्ट पे जो अंदर और बाहर किया था उससे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब जो हमने फोर्स के साथ अंदर और बाहर हवा को लिया है, ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वो कहते हैं ना वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, तो ज़िंदगी जीने के लिए आपको ज़ोर लगाने पड़ते हैं मेरी जान। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में यही है कि हमने जो फोर्स के साथ वॉल्यूम अंदर लिया और जो ही फोर्स के साथ वॉल्यूम हवा का बाहर अपने फेफड़ों से निकाला। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल काम करने के लिए हमेशा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। ज़िंदगी में कोई कहीं भी आपने वाइटल काम करना है तो आपको हमेशा खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। ईजी हो गई, ये हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है। अभी तक जो मैंने कहा है, ये अगर मैं एक चार्ट ड्रा करूँ, ठीक है, ये लंग्स की मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ, ये था जी नॉर्मल ब्रीथिंग के ऊपर हमने जो सांस अंदर लेके जा रहे थे, जो सांस हम बाहर लेके आ रहे थे, जिसे हम क्या कह रहे थे, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके साथ हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मिला लिया, ज़ोर से अंदर लेके गए सांस और ज़ोर से हम साथ में बाहर ले आए। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके साथ मिल गया, तो ये ओवरऑल इसको मैं क्या कहूँगा, जहाँ पे ज़ोर लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी वाइटल कैपेसिटी, हमारे पास सारी की सारी आ गई। ठीक है, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि आप इट बट्टे का ज़ोर लगा ले, कुछ ना कुछ जितना भी ज़ोर लगा लो कुछ ना कुछ वॉल्यूम बाकी रह जाता है लंग्स के अंदर, जिसे मैंने क्या कहा था, ये हमारे पास था जी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बात की थी, रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई इट बट्टे का ज़ोर लगा लो, ये वॉल्यूम आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह ने इसको फिक्स कर दिया है, तो मज़ीद ज़ोर लगाओगे वो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वाइटल कैपेसिटी और अलॉन्ग विद रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना वो इसके अंदर जमा कर दूं, तो ये मेरी जान हमारे पास टोटल हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टोटल लंग कैपेसिटी। सारी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, जिसे नहीं समझे रिवाइंड करके देख ले, मैंने ईजीएस्ट वे में बताया, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सॉरी अगर मैं मेरी जान कह रहा हूँ यार, मेरी जान मैं बस हमें ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है आजकल, लोग ने लास्ट वीडियो पे बड़े हैवी कमेंट कर दिए कि मेरी जान आपको कोई बेगम मिल जाए। सिंगल लोग हैं यार, क्या करें, अभी अभी दूर दूर तक जो है ना, शायद शायद अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें सब जो जितने भी देखने वाले हैं। अच्छा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के बारे में अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फोर्स लगा के, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब हम कह रहे हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, हमने फोर्स लगा के जो वॉल्यूम निकाला है, ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो उसको हम कहेंगे FEV1,
फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो हमने ज़ोर लगा के वॉल्यूम पहले सेकंड में निकाला है, मैंने घड़ी पे नोट किया, 1 सेकंड के अंदर मैंने जो हवा निकाली ना, ये जो हवा निकली है मेरे मुंह से, ये वो 1 सेकंड के अंदर अंदर, इसको हम कह रहे हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम V1 लाजमी लिखना है। ठीक है, मरीज़ अंदर सांस लेके गया, बाहर निकालता तो 1 सेकंड के अंदर जितना भी फ्लो है, ठीक है, तो वो आपने चेक कर लेना। चेक दी हमारे पास फ्लो रेट ऑफ एक्सपायरेशन इन 1 सेकंड, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे इसी के साथ ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, मैंने कहा वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, ठीक है, कोई प्रमोट नहीं कर रहा किसी ब्रांड को। यहाँ पे जो वाइटल काम करने के लिए हमने फोर्स लगाई, तो टोटल सांस मरीज जो जोर लगा के बाहर निकालेगा, तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, FVC। ये मेरी जान है कि इसने तो 1 सेकंड में अगर निकाला तो इनका फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, अगर वो 3 सेकंड ले ले, 4 सेकंड ले ले, लेकिन अपना जितना वॉल्यूम वो निकाल सकता है वो निकाल ले, तो टोटल सांस जो मरीज जोर लगा के निकाल रहा है, ठीक है, तो टोटल एयर, ठीक है, जो मरीज़ जोर लगा के निकाल रहा है, यहाँ पे हमने 1 सेकंड में लिया, अब सपोज करें वो 4 सेकंड तक लेके जा रहा है अपनी हवा, तो 4 सेकंड तक हम कैलकुलेट करेंगे कितनी उसने हवा निकाली है, तो जितनी भी टोटल हवा निकाली है वो हमारे पास होगी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारे पास फिर इसकी ना हम रेशियो बना लिया करते, क्यों, ये मैंने बताया, इसकी हमारे पास रेशियो आता है, तो FEV1/FVC, ठीक है, ये आपने दिखना है। तो ऊपर V आएगा, लास्ट में नीचे वाले में C आएगा, तो VC से याद करो ना, हर यूनिवर्सिटी का VC होता है, तो V ऊपर आपने हमेशा लिखना है और C हमेशा नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं, FVC/FEV1 लिख देते हैं, सारा सवाल का सत्यानाश हो जाता है। याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि आप VC जो है ना याद रखो, ऊपर V आएगा और नीचे हमारे पास C आएगा, तो अब FEV1/FVC, इसकी हम रेशियो लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर। नोमिनेटर में हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, और नीचे में हमारे पास वाइटल वाले को नीचे रखना है। ठीक है, क्योंकि इसने नीचे से जोर लगाना है ना। ठीक है, तो यहीं से याद कर लो कि हमारे पास ये नोमिनेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब आप इसके अंदर मैथ का फार्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे कुछ ऐसी बीमारियां जिसके अंदर ये बढ़ रहा है, ये सेम रह रहा है, कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें दोनों कम हो रहे हैं। देखो, अगर ऊपर वाला बढ़ता है, नोमिनेटर बढ़ता है, तो ओवरऑल आपके पास जो रेशियो का आंसर होता है वो भी हमारे पास बढ़ जाता है। अगर ऊपर वाला भी बढ़े और नीचे वाला भी बढ़े, तो दोनों इक्वल है, तो आंसर ओवरऑल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला कम हो रहा है, नीचे वाला नॉर्मल, तो इसका मतलब है रेशियो की हमारे पास कमी आएगी। यही हमने मैथ के अंदर फार्मूला पढ़ा, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, दोनों में चीज़ें या तो बराबर बढ़ेंगी या बराबर कम होगी, तो रेशो एक जैसी। अगर दोनों बराबरली, अगर इसमें 5 इजाफा हुआ है, इसमें भी 5 इजाफा हुआ है, तो ओवरऑल आंसर सेम रहेगा। अगर इसमें 5 बढ़ा है, ये वाला सेम रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा। अगर इसमें 5 कमी हुई है तो ओवरऑल आंसर कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जो है ना, इसके अंदर कमी होती है तो ओवरऑल आंसर ज़्यादा हो जाता है। ऐसी बात हमने की है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास 2 तरह की होती है, एक हमारे पास होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, एक हमारे पास होती है जी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़, नाम में ही काम है। यहाँ पे या तो इसकी दीवारें कमज़ोर हैं, या ये रास्ता जो है ना हमारे पास, उसने ऑब्स्ट्रक्शन, कोई नाका लगा दिया है, जिस तरह पुलिस वाले नाका लगाते हैं ना, या आर्मी वाले, तो इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास यही है कि वहाँ पे कोई नाका लग गया। ठीक है, तो अमूमन जो आपके पास बीमारियाँ मशहूर ज़माना, एक हमारे पास है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा, और नंबर 2 में हमारे पास जो है ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो 2 बीमारियां जो ऑब्स्ट्रक्टिव है। यूँ कह लें कि सीमा आंटी जो है ना, वो हमेशा रास्ते रोकती है लोगों के। ठीक है, तो यूँ ही याद रख लो। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इसकी इन्फ्लामेशन होगी, तो ये सारे का सारा हमारे पास रास्ता। एम्फाइसीमा में क्या है, जो इसकी एल्विला है, इसकी जो है ना वो वाल सारी की सारी डैमेज हो चुकी होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ एल्विलाई होती है। ठीक है, अमूमन एल्विलाई यूँ 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 बनी होती है ना, लेकिन एम्फाइसीमा में यूँ हो जाती है, तो इसकी वजह से इसकी वाल की वीकनेस हो जाती है, और सरफेस एरिया कम, वॉल्यूम ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयर की लंग्स के अंदर। ठीक है, वाल अपना पूरा जोर नहीं लगा पाती, जिसकी वजह से रास्ता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब दीवारें कमज़ोर हैं। ठीक, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या था, रास्ता बंद था। एम्फाइसीमा में क्या है, रास्ता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दीवारें उसकी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ये 2 हैं। तो MCQ जाता है, एम्फाइसीमा इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव, सीमा आंटी हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाती है, हर शादी ब्याह में आंटियों ने यही करना होता है। ठीक है,
तो यूँ मैंने याद किया हुआ है। सॉरी अगर कोई सीमा नामी कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो आई एम रियली रियली सॉरी। अगर ये जस्ट मेरे डर्टी निमोनिक्स हैं, अगर किसी को बुरे लगते हैं तो वो अपने ही बिलीज बना के मुझे बता दिया करे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने ये बात कर ली कि हमारे पास अब क्या है, रास्ता तंग है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पर रास्ता तंग है तो उसको मैं कहूँगा ज़ोर लगा के ज़रा हवा तो निकालो। नॉर्मल बंदा ज़्यादा हवा निकालेगा, अगर इसकी यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फासीमा तो वो हवा कम निकलेगी 1 सेकंड के अंदर। तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड उसका कम हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशो में क्या आएगा, हम करते हैं FeV1/FVC, इसके अंदर पुट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मैंने कहा कि पहले सेकंड में हवा कम आएगी, नोमिनेटर कम हो गया, लेकिन जो है ना वो FVC वो ज़ोर ज़ोर लगा के 4 की जगह 6 सेकंड ले लेगा, लेकिन सारी हवा निकाल लेगा। तो ये आलमोस्ट हमारे पास नॉर्मल है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, FeV1/FVC डिक्रीज, ठीक है। तो FeV1/FVC रेशियो डिक्रीज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। मज़ा आया कि नहीं आया बताना, ठीक है। क्योंकि हमारा नोमिनेटर जो है ना वो पहले सेकंड के अंदर जो है ना उसने हवा में कमी डाली है, नीचे वाला आलमोस्ट वही आंसर आया, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल आंसर हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ का सिंपल फार्मूला, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का आता है, इसके अंदर क्या होता है FeV1/FVC रेशो डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे पास हो गया जी पहला MCQs आपका, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उमूमन स्टूडेंट कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। अब मेरी जान यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 पे जो डिज़ीज़ है वो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। इसको भी यहाँ पे लगे हाथ कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब रिस्ट्रिक्टिव में नाम में ही काम है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, कोई रास्ता छस्सा बंद नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हमारे पास क्या होती है, लंग्स का कोई पोर्शन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज करें ये लंग्स है ना, तो ये वाला पूरे का पूरा पोर्शन ही जो है ना वो उसके अंदर कोई ट्यूमर है, कोई वहाँ पे स्कारिंग है, कोई इंटरस्टिशियल सिलिकोसिस है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक हिस्सा ख़त्म हो गया है लंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेसिकली कि लंग्स का कोई पोर्शन ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि अपनी पूरी हवा बाहर नहीं निकालेगा तू, ठीक है। वजह क्या है, यहाँ पे कोई भी स्कार बन गया जो कि एक्चुअल में वर्क ही नहीं कर पा रहा, तो इस इलाके में हवा ना आ रही है ना जा रही है, ठीक है। यहाँ पे स्कारिंग सारी हो गई है तो हवा यहीं से वापस मुड़ रही है, ना आगे यहाँ पे आ रही है ना यहाँ से वापस जा रही है, तो रिस्ट्रिक्शन हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस इलाके में ना हवा आई है ना आई है, तो हमारे पास क्या हो गया FeV1/FVC, ठीक है। तो उसकी जो वाइटल कैपेसिटी है वो भी कम होगी, ठीक है। और पहले सेकंड में जो वो वॉल्यूम निकाल रहा था नॉर्मल बंदे की साथ अगर कंपेयर करें तो वो भी कम होगा। तो दोनों वैल्यू हमारे पास जो है ना वो कम होगी। वजह क्या है, एक पूरा उसका लंग ही स्कार्ड हो चुका है। नॉर्मल बंदे का लंग्स इतनी फोर्स लगा कि वो सारी हवा निकाल, ये वाला अब इसके अंदर ये हिस्सा ही उसका जो है ना यूँ कहने के स्कार्ड उगा हुआ है, ये काम नहीं करेगा, तो दोनों वैल्यू कम हो जाएंगी। ना उसकी पहले सेकंड में पूरी हवा निकाल रहा है और वो जितना मर्जी जोर लगा ले, बेशक 6-7 सेकंड ले ले, हवा वो निकलेगी नहीं। क्यों, यहाँ पे उसका वो वर्किंग ही ख़त्म हो चुकी है। तो जब दोनों ही रेशो डिक्रीज हो गई हैं, इक्वली डिक्रीज हुई हैं, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल आंसर आएगा। ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ, तो रेशो हमारे पास नॉर्मल रहेगी इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो नॉर्मल FeV1/FVC इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगर किसी को फिर भी नहीं याद तो यूँ कह लें कि रन जो है ना, यहाँ से याद कर लो। अमूमन ये जो होते हैं ना सरेकी के अंदर कहते हैं बीवी को रन कहते हैं, आई थिंक सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन रन के ज़रिए याद करें। रिस्ट्रिक्टिव के लिए हमारे पास नॉर्मल रहती है, ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास वो कम हो जाती है, ठीक है। तो आप दोनों को जो है ना वो आप कंपेयर कर लोगे इस तरह। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास डिक्रीज, रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास नॉर्मल है, रन नॉर्मल है, बाकी वो हमारे पास अगर जुगाड़ू तरीका बताना तो फिर भी ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉर्मल रेशो यहाँ तक समझ आ गई, होपफुली आ ही गई होगी, ठीक। अब यहाँ पे वो कह रहा है हम ऐसे मरीजों में ना फिर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है ना वो देख लेते हैं। उसने एक नई टर्मिनोलॉजी बताई है, वो भी देख लो, ठीक है। फ्लो एक्सपायरेटरी, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, जिसको अमूमन MCQs में लिखा होता है FEF, ठीक है। तो ये होता है फ्लो एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इसके अंदर हम मरीज़ को एक्सेल करने की कहते हैं, कहते हैं कि एक्सपायर करो, एयर एक्सेल करो, बाहर निकालो।
इस दौरान हम नोट करते हैं टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मरीज़ कह रहा है कि अमूमन 25 से लेके 75% तक जो है ना वो एक्सेल कर लिया करता है एयर, इससे ज़्यादा नहीं वो कर पाता। तो ये आपने याद रखना। 25 से 75 एक MCQ एक दफ़ा आया हुआ था, तो आपने याद रखना, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या है, सारे लंग ठीक हैं। रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास लंग के वॉल्यूम ख़राब है। वजह क्या है, रन को स्कार हो गया है, सिलिकोसिस हो गया है, ठीक है। तो अगर अब MCQs आपने क्या याद रखनी है, ऑब्स्ट्रक्टिव जितनी भी डिजीज़ है ना, इसमें क्यों जोर लगा रहा हूँ क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। और अमूमन अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाए ना, जॉब इंटरव्यू, बड़ा इसको घुमाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज़ है ना, उसके अंदर हमारे पास लंग्स वॉल्यूम सारे ठीक थे, ठीक है। वजह क्या था, सीमा आंटी ने कहीं ना कहीं, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ने कहीं ना कहीं ब्लॉक दी थी, या सीमा आंटी ने दोबारा कमज़ोर कर दी थी रिश्तेदारों की, ठीक है। तो ये हमारे पास थी, लंग्स वॉल्यूम बिल्कुल ओके था। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास क्या था, जो लंग्स वॉल्यूम थे वो हमारे पास ख़राब थे। वजह क्या थी, कोई स्कार आ गया था या फिर हमारे पास कोई सिलिकोसिस आ गई थी, ठीक हो गया। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग आर से हमारे पास जो रेशो थी वो रन से FEV1/FVC रेशो हमारे पास नॉर्मल थी, जबकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव में हमारे पास रेशो कम थी। फिर हमने कहा कि ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, हवा का फ़्लो ख़राब हुआ है, तो यहाँ पे फ़्लो रेट ख़राब होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव के अंदर हमारे पास फ़्लो रेट आलमोस्ट ठीक होता है। ये बस आपने बात याद रख लेनी है। यहाँ पे आपका फ़्लो रेट ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ़्लो रेट जो है ना वो हमारे पास ख़राब है। बस ये आपने 3-4 बातें अगर याद रहेगी तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ने लगे। अगर जिसको ये समझ आ गई दिमाग में, अब आगे सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ईजी होती जाएगी इंशाल्लाह। हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, ठीक है। लंग्स के अंदर हमारे पास डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको अमूमन लिखा होता है DLCO, डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो, जो इसके अंदर हम बेसिकली ये क्यों देखते हैं हम एलवीआई के लेवल के ऊपर कितनी वो जो है ना वो डिफ्यूज़ हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी RBC के साथ एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये ऐसे जाके चमड़ता है जैसे यूँ कह लें कि हस्बैंड वाइफ को चमड़ती है, यूँ मैं इसको तो यूँ याद रखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड RBCs के लिए तो हलवा है। कहता है वाह, मेरे तो ये एक तरह से ना उसको खाने की कोशिश करता है। तो वो कहता है हमें कैसे पता चलेगा कि जी इसके अंदर अब ये फ्लो रेट का मसला है। तो इसके लिए हमने डिफ्यूज़ लंग कैपेसिटी वाया यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मरीज़ को हम ना एक गैस का मिक्सचर देते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, गैस का मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है जी, हीलियम गैस होती है, उसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके अंदर आप जो है ना वो रूम एयर जो है ना वो आप मिक्स करके मरीज़ को ना पहले इनहेल करने का कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो जो है ना इसको फिर नॉर्मल के साथ हमने कंपेयर करना होता है। जब ये इनहेल कर लेता है उसके बाद क्या है, जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तो यहाँ पे सारी की सारी जो है ना हाई एफिनिटी है वो तो अब्जॉर्ब हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड RBCs के अंदर CO यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी। लेकिन जो बाकी हवा का मिक्सचर है ना वो उससे कहेंगे अब एक्सहेल करो, तो जब वो एक्सहेल करेगा तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगी, हीलियम रह जाएगी और रूम एयर रह जाएगी। तो हम उसको मैयर कर लेंगे कि आया कि कितनी उसकी अब लंग्स की कैपेसिटी है, कितनी ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इससे हम ना नॉर्मल अगर हमने सपोज करें 5 mm दी थी, ठीक है, उसमें से अगर 1 mm जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड जज़ब होगी तो बाकी हमारे पास जो है ना वो खारिज कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इससे हमें पता क्या चला है कि हमने डिफ्यूज़ कितनी हुई है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, आया कि एल्वियोलाई कितनी एक्टिव हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हमने एल्वियोलर वाल की डिस्ट्रक्शन को एक तो चेक कर लिया, ठीक है। साथ में हमने देखा कि कितना सरफेस एरिया डिक्रीज़ हुआ है, आया कि उसने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है या कम किया, कितना सरफेस एरिया डिक्रीज़ हुआ है वो देख लेना। साथ में हमने देखना आया कि डैमेज जो एरिया है वो अभी भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वर्क नहीं कर रहा, जिस तरह हमारे पास सिलिकोसिस या स्कार है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आया कि ब्लड कैपिलरीज भी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो आप इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज को चेक कर लेंगे। साथ में आप देख लेंगे कि हमारे पास कोई और मसला तो नहीं है, तो वो हम इसके अंदर सारा चेक कर लेंगे। तो ये एक टेस्ट आपके पास आ गया। अब एक और MCQs आता है कि हमारे पास नॉर्मल पीपल में FEV1/FVC रेशो क्या होती है। जो आम हम हैं और आप हैं, अल्लाह के फजल करम से कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अभी यहाँ तक ये देखा ना कि नॉर्मल किसके अंदर थी, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। तो अब MCQs में अगर आ जाए आपके पास FEV1
FV1/FVC रेशो नॉर्मल किन किन में है, तो स्टूडेंट भाग के लगा देते हैं। मैंने कहा ना रन, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल होती है, लेकिन नॉर्मल पीपल भी एक नीचे एमसीक्यूज़ में दिया होता है, तो आपने दोनों देखना है, ए और बी जो ऑप्शन है वो दोनों देख लेने हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो या बंदा नॉर्मल हो, उसके अंदर FEV1/FVC रेशो हमेशा नॉर्मल होगी। सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास क्या होती है, FEV1/FVC रेशो डिक्रीज होती है। तो ये हमारे पास बात है जो आपने देखनी है। अगर साथ में वो कह रहा है कि हमने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स के अंदर कौन कौन सी आती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, और हमारे पास सीमा आंटी आती है जो हमेशा रास्ते रोकती है, एम्फाइसीमा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेशो कम हुई है। अब आपने क्या करना है, जब रेशो आपको कम नजर आए तो आपने हमेशा जाना है DLCO, डिफ्यूज लंग कैपेसिटी वाया यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, DLCO करवा लेना। अगर वो भी आपको कम मिल गया तो फिर आपका पक्का केस क्या है, वो सीमा आंटी का एम्फाइसीमा है। मतलब कि उसकी वाल इतनी कमज़ोर है कि वो उसने डिफ्यूज़ लंग कैपेसिटी जो है ना उसकी बहुत कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड को उसने डिफ्यूज़ भी नहीं होने दी, इतनी कमज़ोर है ये एलवीआई की वाल। तो एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए कि अगर किसी बंदे को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि एक बंदा है उसकी FEV1/FVC रेशो जो है ना वो कम है, प्लस उसका DLCO दोनों कम है, तो आप क्या टिक करोगे, आप चुप करके एम्फाइसीमा को टिक करोगे। सीमा आंटी ने हर चीज़ में जो है, एक तो उसने रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है सीमा, और इसके अंदर आपके पास DLCO ये भी हमारे पास कम हो गया, तो हमारे पास पक्का केस है एम्फाइसीमा को। तो ये एक अब MCQs एक और आपका क्लियर होगा। आई थिंक कि ये 3 MCQs तो पक्के लगने हैं, मुझे शक पड़ रहा है कि इस बार आ जाएंगे। जिसे ना समझ आए, अगेन सेइंग कि मैंने बड़ा ब्रीफली बता दिया, पूरा जोर लगा कि जितना मुझे बंदा इन चीज़ को आता था। बाकी आप जो है ना वो इसको रिवाइंड करके नहीं तो देख लेना, अगर फिर भी अगर किसी को कोई कमी रह गई है। अब यहाँ पे फिर एक और सिनेरियो आता है, वो कहता है कि हमारे पास जी FEV1/FVC रेशो वो कम है, लेकिन DLCO नॉर्मल है। ठीक है, मतलब वहाँ से डिफ्यूज़ ठीक हो रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी रेशो कम है, तो आपका सीधा कहाँ पे जाएगा, रेशो कम है तो आप कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव में अगर ये कम होता तो हमारे पास एम्फाइसीमा है, अगर ये नॉर्मल है तो हमारे पास क्या होगा मेरी जान, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए ये सिनेरियो आ गया, एम्फाइसीमा के लिए ये सिनेरियो आ गया, कर लोगे, ईजी है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ एक और टेस्ट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। ये कब करना है, जब दमा के मरीज़ को सीटी की आवाज़ आए, वीजिंग, कफ और साथ में स्पूटम हो और बार बार उसको वो दमा के अटैक आ रहे हों, तो उनके लिए दमा के लिए जो है ना वो हम क्या करना होता है, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। ठीक है, ये हमने करना होता है व्हेन वीजिंग, सीटी भी आ रही है, साथ में उसको कफ है, खांसी है, और साथ में आपको स्पूटम है, और साथ में वो बार बार जो है ना उसके अटैक आ रहे हैं। ठीक है, मेथाकोलिन बेसिकली करता क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा, मतलब ये जो है ना ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज इनको जो है ना वो तंग कर देगा। मतलब अगर नॉर्मल बंदा है, अगर मैं सूंघूंगा ना इसको मेथाकोलिन को इनहेल करूँगा, तो मेरी ये सारी ब्रोंकाई जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिस तरह दमा के अंदर होती है ना, तो इसी तरह ये सारी की सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो मरीज़ अगर आपको शक पड़ रहा है यार इसको दमा होगा नहीं होगा, ठीक है, मरीज़ को आप मेथाकोलिन ना दे दो। ठीक है, इनहेल करा दो मरीज़ को, मेथाकोलिन आपने इनहेल करवाया, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, फ़ौरन से हमारे पास क्या मरीज़ को शुरू हो जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर तो उसको दमा हुआ तो क्या होगा, एयरवे हाइपर रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो दमा के मरीज़ अगर नॉर्मल बंदा है तो उसके अंदर हाइपर रिएक्टिविटी नहीं होगी, अगर उसको दमा हुआ तो उसके अंदर जो उसके एयरवे हैं वो मेथाकोलिन सूंघने से हाइपर रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, हाइपर रिएक्टिव उसके एयरवे हो चुके होंगे। ठीक है, वजह क्या है, अब मेथाकोलिन दी है तो एकदम से जो है ना वो कंस्ट्रिक्शन वो करेगा और मरीज़ को दमा का अटैक फ़ौरन से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यकदम यूँ कहते हैं कि मेथाकोलिन सूंघने से उसको दमा का अटैक आ गया ना, ठीक है,
वो कहेगा डॉक्टर साहब सेम अभी आपने जो गैस सुंघाई है ना, इसी तरह मुझे ना रात के वक्त सीटियाँ आती हैं, दमा वाला अटैक होता है। आप कहते हैं यार अभी तुम्हें नहीं हो रहा, तो चलो मैं तुम्हें मेथाक्विलिन सुंघा देता हूँ, अगर तुम्हें अटैक आ गया तो इसका मतलब तुम्हें दमा होगा। ठीक है, अगर यकदम उसको अटैक आना शुरू हो गया, वजह क्या है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, उसकी एयरवे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। नॉर्मल बंदे में उसको ये दमा के अटैक नहीं आएंगे, लेकिन उसमें यही होगा कि हमारे पास होंगे। ठीक है, तो जब आप इसकी फिर आप देख लिया कि मेथाक्विलिन आपने थोड़ा सा सुंघा लिया, पता चल गया कि इसको दमा का अटैक है, तो इसका मतलब इसको अस्थमा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप साथ में आप क्या करते हैं, स्पायरोमीट्री करते हैं। ठीक है, स्पायरोमीट्री करते हैं। स्पायरोमीट्री बेसिकली क्या होता है, एक पाइप सा होता है, वो आपको कहते हैं मुंह में रखो, इनहेल करो, और उसके अंदर एक्सहेल करना होता है आपने। फिर वो कंप्यूटर की स्क्रीन लगी होती है, उसके अंदर आपका नॉर्मल ग्राफ के साथ जो है ना यू करके आपको कंपेयर कर लेते हैं कि कितनी आपने। तो इस ऐसे बंदे में क्या होगा, जब वो हाइपर रिएक्टिव होंगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो किससे आपके सिनेरियो मिल रहा है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वाला हमारे पास, जिस तरह ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास क्या थी, ये सारी की सारी हमारे पास इन्फ्लामेशन होगी, तंग हो गया था ना रास्ता, तो सेम इसी वाला हमारे पास, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की तरह उसको सिम्टम्स आ जाएंगे। जस्ट लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जिस तरह एम्फासीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था, उस तरह क्या। तो इसके अंदर क्या था हमारे पास, FeV1/FVC रेशो हमारे पास क्या थी, बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो ऐसे बंदे के अंदर आप स्पायरोमीट्री पे देखोगे तो FeV1/FVC रेशो कम होगी है। लेकिन अगर बंदा नॉर्मल होगा तो उसके अंदर ये कमी नहीं आपको दिखेगी। तो ये है स्पायरोमीट्री से आप इसको मजीद कर, आप कहेंगे नहीं आपको दमा नहीं है, कोई और मसला हो सकता है, दमा तो नहीं है। ठीक है, अगर ये रेशो नॉर्मल आ जाए तो आप कहेंगे आपको कोई और मसला है, दमा नहीं है मिल गया। इस तरह आप दमा को रूल आउट करते हैं मेथाक्विलिन चैलेंज टेस्ट। अगर दमा भी आ रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मेथाक्विलिन की जो ना हमने ख़ास मिकदार देनी होती है। ठीक है, तो उस खास मिकदार के अंदर मतलब नॉर्मल बंदे को उतनी दी है और दमा वाले मरीज़ को भी उतनी दी है, उसके अंदर उसकी अगर FeV1/FVC रेशो कितनी गिरे, तो यहाँ पे रख लेना कि 20 रुपये, याद कर लेना। 20% से ज़्यादा अगर उसकी रेशो गिर गई है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको पक्का कन्फर्म है कि दमा है। तो मरीज़ का दमा कन्फर्म हो जाता है कि आपको होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट उसने कहा कि वेंटिलेशन के बारे में हमारे पास एक है कि मतलब सिंपल वर्ड में एक्सचेंज ऑफ एयर है। अमूमन सर्जरी के वक्त या मरीज़ अगर बेहोश है, वो सांस नहीं ले पा रहा, अपनी एफर्ट शो नहीं कर रहा, तो आप उसको जो वेंटिलेशन के मेथड है ना, वो आपके पास दो तरीके से होती है, इसको भी लगे हाथ देख लो, इजी से हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन के अंदर वो कह रहा है हमारे पास जो है ना वो दो तरह के आपको देखती हैं। एक हमारे पास होता है जी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई ख़तरा नहीं होता कि कोई चीज़ फट जाएगी, उसके फेफड़ों के ऊपर कोई नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। एक हमारे पास होता है इन्वेसिव वेंटिलेशन, जो कि हमारे पास ज़रूरी भी है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ख़तरा लाहक होता है मरीज़ को। नॉन इन्वेसिव के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ ना, तो एक हमारे पास होता है सिंपल नेज़ल कैनुला। ठीक है, नाक के अंदर आपने देखा कोई ट्यूब ऐसी डाली होती है, तो सिंपल नेज़ल कैनुला एक हमारे पास हो सकता है। नंबर सेकंड में हमारे पास होता है सी पैप। ठीक है, सी पैप हो सकता है। एक हमारे पास होता है बाई पैप। ठीक है, बी पैप या बाई पैप जो भी आप कह लें। बाई लेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सी से हमारे पास होता है कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब इसके अंदर आप प्रेशर के साथ जो है ना हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो बेसिकली आपने देनी होती है, मरीज़ के फेफड़ों तक पहुंचानी होती है, जिसकी एफर्ट नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होती क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो वो पूरा डिवाइस होता है। ठीक है, ये तब ज़रूरत पड़ी थी जब मेरे बाबा को हुआ था, एक तो कार्डिक अटैक हुआ था और साथ में सांस का मसला बन गया था। तो CMH लाहौर के जो CCU2 में आज भी मुझे याद है, मैंने वो कई रातें वहाँ पे गुजारी थी। ठीक है, 2 दिन तक तो ये सी पैप के ऊपर रहे थे ना। ठीक है, और उनके पॉजिटिव कंटिन्यूस जो है ना वो एयरवे चलता रहा चलता रहा। मतलब वो कहते हैं कंप्यूटर होता है डिजिटलाइज, उससे वो कंट्रोल करते हैं कितनी ऑक्सीजन जानी है, गर्म जानी है, ठंडी जानी है, वो ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूटर कंट्रोल करता है। सिर्फ आपने वो डिवाइस जो है ना वो लगानी है, और साथ मुंह के ऊपर टाइट फिटिंग मास्क, मतलब वो एक लास्टिक सी होती है, वो मास्क के साथ लगा के मरीज़ के गर्दन से घुमा के रहते, ताकि कहीं से बाहर से जो है ना वो हवा निकले ना, बस सीधा मुंह के नाक के अंदर से जाए। ठीक है, तो एक टाइट फिटिंग मास्क हमारे पास जो है ना वो आपके पास होता है। ठीक है, जो नोज़ को कवर करता है और मुंह को कवर करता है। ठीक है, नोज़ और माउथ यूँ कह लें कि एक तरह वैक्यूम पंप की तरह बना देते हैं, ताकि बाहर एक कतरा भी हवा नहीं जाती, सिर्फ सारी की सारी मरीज़ के अंदर जानी है। और इसके अंदर फिर आप क्या करती हैं, पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है ना वो पॉजिटिव प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो है ना वो इसके अंदर इनहेल करवा देती हैं। तो आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है तो पॉजिटिव वे में, लेकिन इसके अंदर वो बेसिकली नॉन इन्वेसिव है, कोई लंग को डैमेज नहीं होता। लेकिन ये है कि मरीज़ को रेशा ज़्यादा आता है।
ठीक है, वो बार बार थूक फेंकता है, अमूमन वो मास्क लगाने से गुरेज करता है क्योंकि ये बहुत टाइट फिट होता है, वो उसके नाक में निशान बन जाता है अमूमन। ठीक है, तो ये बहुत टाइट फिट है, मुझे कहता नहीं। ठीक है, सिंपल नेज़ल में क्या होता है, उसकी आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन चल रही होती है, यहाँ से वो आप उसका प्रेशर फिट कर दें, यहाँ से 2 ट्यूबें आ रही है तो उसकी नाक के अंदर जो है ना वो लगा देते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ से मरीज स्टेबल हो जाता है, फिर उसको सिंपल नेज़ल कैनुला के ऊपर ले जाते हैं, उसकी नाक के अंदर मुसलसल ट्यूबें जो है ना वो चलती रहती हैं, शू शू करके उसके अब गर्दन के पीछे से ला के उसकी नाक के अंदर ये दोनों डाल देते हैं। तो हमारे पास सिंपल नेज़ल कैनुला इसे हम कहते हैं। अमूमन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप इसको देख लेना उसके ऊपर, गूगल के ऊपर। ठीक है, अभी क्योंकि वो मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो हमारे पास इन्वेसिव होती है उसके अंदर PEP होता है या अप्लाइड पैप होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है इंट्यूबेशन। ठीक है, ये क्या होता है इंट्यूबेशन? इसके अंदर इसका मतलब है मरीज़ के अंदर हमने चेस्ट ट्यूब को डालना है जो ट्रेकिया तक गई है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सीधा लंग्स तक जाए विद हाई प्रेशर। या सिंपल आपने सुना होगा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मतलब वो ट्रेकिया से आप सीधा जो है ना वो कर देते हैं। एंडोट्रेकियल वर्सेस सुप्राग्लॉटिक एयरवे में आपने देखा, ये एक ट्यूब सी होती है, आपने ENT के अंदर देखी होंगी। तो सीधा आपने लंग्स के अंदर हवा पहुंचानी है, बजाय यहाँ के आप मास्क लगा दें। ठीक है, आप सीधा ही जो है ना वो उस ट्यूब के ज़रिए जो है ना, इसको हम कहते हैं इंट्यूबेशन। ये थोड़ा सा हमारे इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है, थोड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसके अंदर मरीज़ के जो है ना वो हमारे पास हो सकती है। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो CPAP और BPAP है ना, इसके अंदर मरीज़ जब थोड़ा सा स्टेबल होते हैं तो वो खुद एफर्ट करता है, ब्रीथिंग एफर्ट बाय पेशेंट इटसेल्फ, वो खुद लंग्स को ऊपर करता है, खुद नीचे करता है। ठीक है, तो हमने फिर इसके अंदर पॉजिटिव क्यों देनी है, ताकि वो जब बाहर हवा निकाले तो लंग कहीं उसके कोलैप्स ना कर जाए। तो लंग्स को कोलैप्सिंग के बचाने के लिए अगर कोई पूछ ले पॉजिटिव एयरवे क्यों देना, तो लंग्स की एटिलेक्टेसिस जिसे हम कहते हैं ना, लंग्स बिल्कुल मुरझा जाना, एटिलेक्टेसिस, वो उससे बचाने के लिए उन्हें पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना होता है। ठीक है, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द एल्विलाई, ताकि एक्सचेंज प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, और ये अमूमन हम करते हैं प्री मेच्योर जो बेबीज़ होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। ठीक है, या जिनको स्लीप एपनिया होता है तो उनके अंदर हम ये करते होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बाईपैप दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरह मरीज़ की ना टाइट फिटिंग यहाँ पे साइडों पे लास्टिक हम लगा देते हैं ताकि वो टाइटली फिट हो जाए। ये है बाईपैप और ये है CPAP। बाईपैप में क्या होता है, एक कांस्टेंट जो है ना वो हमने प्रेशर सेट किया होता है, उसी प्रेशर से हवा मुसलसल जा रही आ रही। CPAP में क्या होता है, जब वो सांस अंदर लेता है तो मशीन प्रेशर तेज़ी से ले जाती है, लेकिन जब वो एक्सहेल करता है तो वो अपना प्रेशर जो है ना वो कम कर देता है ताकि हमें एक्सहेल करने में रिलीफ हो जाए। तो CPAP में हमारे पास प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ठीक है, CPAP जो मोर सवेयर पेशेंट होते हैं उनके अंदर करते हैं, BPAP जो थोड़े से ठीक होते हैं पेशेंट उनके अंदर हमने करना होता है। तो इस तरह की एक डिवाइस होती है, आजकल कंप्यूटराइज CMH के अंदर पड़ी हुई है। इस तरह करके हम टाइट फिटिंग मास्क सिर्फ मुंह और वो कवर होता है कि वैक्यूम सा बन जाता है, और इसके अंदर जो है ना वो हम सारे का सारा इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त जो है ना वो हमारे पास एक मुसलसल हवा जो है ना वो आती जाती रहे। तो यहाँ पे अब जो इन्वेसिव प्रोसीजर है ना, ये हमने किन के अंदर करनी होती है, ये तो थे जो थोड़े से कॉन्शियस पेशेंट थे, जो अभी थोड़े से होशो आवाज़ में थे। अब अगर मरीज़ की बिल्कुल ताकत ख़त्म होगी तो इनके अंदर हमने ये वाले फिर करने, ये तो अब देने का फ़ायदा नहीं है, ये फिर हम करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट में वेंटिलेशन विद इंक्यूबेशन। ठीक है, हम खुद मरीज़ को ना ब्रीथिंग एफर्ट के लिए मजबूर करते हैं, यूँ कह लें। ठीक है, हम लंग को ज़बरदस्ती एफर्ट कराते हैं, ऑक्सीजन ज़बरदस्ती देते हैं, इंट्यूबेशन ट्यूब गले तक डाल के हाई ऑक्सीजन फ्लो देते हैं, जिससे हमें हमारे पास क्या होता है पैप, PEEP, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन और साथ में आर्टिफिशियल लंग, सारा कंट्रोल फेफड़ों का, वेंटिलेटर जो है ना हम उसको यूँ क्या कहते हैं, वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो गया। तो यही होता है कि वेंटिलेटर पे ये कि वो सारे का सारा कंट्रोल जो है ना वो हमारे पास वो वेंटिलेटर संभाल लेता है लंग्स का भी, और वो प्रिवेंट करता है लंग को कहीं किसी भी किस्म की चीज़। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सारा कंट्रोल कोई और मशीन संभालेगी, जो वो कभी ऊपर हो सकती है कभी नीचे, मशीन होती है। ठीक है, तो वो कभी कभार लंग को डैमेज भी कर सकती है, बहुत सवेयर किस्म का। तो लंग की इंजरी इसके अंदर कॉमन, इस वजह से इसको हम इन्वेसिव कहते हैं, मतलब यूँ कह रहे हैं वेंटिलेटरी सपोर्ट जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो किस में देना है, वो मरीज़ जो रिस्पायरेटरी एफर्ट शो नहीं कर रहा, कोमा में जा रहा है, डिलीरियम स्टेट में है, उसकी सेचुरेशन 92 से मुसलसल ड्रॉप होती जा रही है। ठीक है, अनकॉन्शियस है, लंग इसके अंदर डैमेज, टाइम से हम इंट्यूबेशन करेंगे, चेस्ट ट्यूब डालेंगे या वो एंडोट्रेकियल ट्यूब हवा सीधी लंग में गई। ठीक है,
और बंदा एक दफ़ा ठीक होकर तो फिर हो, ठीक है। लेकिन इस केस में जो है ना वो मरीज़ को थोड़ी सी सिडेशन और मसल रिलैक्सेंट लाजमी देने होते हैं। बस ये बात है ना कि जिस तरह हमारे पास होता है ना ये सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, पहले उसको सिडेशन देते हैं, कोई चीज़ सुगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है, सिडेशन देते हैं और साथ में उसको मसल रिलैक्सेंट जो है ना वो लाजमी देने होती हैं। हम चाहते हैं कि मरीज़ अब सर्जरी के दौरान जो है ना वो कोई भी एफ़र्ट शो ना करे, ठीक है, वरना जो चीज़ उसके मुंह में डाली है ना वो खांसी करेगा, वो उसको फेफड़ों को मज़ीद तबाह कर सकती है। कफ़ नहीं आनी चाहिए इस दौरान, इस वेंटिलेटर कफ़ आएगी तो इसी वजह से वो इन्वेसिव है कि वो कोई ना कोई कर सकती है, ठीक है। तो साथ में आपने जो है ना वो प्रिवेंट करना, हाइपोक्सिया को हाई फ्लो ऑक्सीजन दे देनी है और आपके पास बंदा वेंटिलेशन से आ गया। अब हमारे पास एक उसने टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वेंटिलेटर्स इंड्यूस्ड लंग इंजरी। मतलब अगर बंदा वेंटिलेटर पे चला गया है तो उसकी इंजरी होने के चांस है, तो वो क्या है, इसको वो कह रहा है VILI, वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग्स इंजरी। ये बेसिकली क्या होती है, अगर हम मुसलसल ख़ास वाली फेफड़ों में जा रहा है ना, ठीक है, अल्लाह ने फेफड़ों में उसको मॉडिफाई किया है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर, लेकिन अगर हमें एक ख़ास प्रेशर से मुसलसल दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, और कभी कभार नेगलिजेंसी भी एक इसके अंदर होता है कि वो गौर नहीं करते, बस टपा टप दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से डैमेज हो सकता है लंग्स को। यूँ कह लें कि वालीमोट्रोमा, लंग्स का डैमेज ड्यू टू वेंटिलेटरी स्पोर्ट्स की हम कहते हैं वालीमियो ट्रोमा। वॉल्यूम ओवर हो गया जो नाकाबिले बर्दाश्त था, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, और हमारे पास उसको हम दूसरा नाम देते हैं बैरोट्रोमा, प्रेशर की वजह से जो ट्रोमा हुआ है फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से वो हमारे पास हो जाती है। फिर कभी कभार पॉजिटिव ही प्रेशर देने के बावजूद भी हमारे पास लंग को कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एटीलेक्टिको ट्रोमा, ठीक है, लंग कोलैप्स हो रहे हैं, एटीलेक्टेसिस हो रहा है, ठीक है। वजह क्या है, इसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है ना, वो जो भी आपने इंट्यूबेटरी मेथड यूज़ किया है उसके फेफड़ों में डाला है डायरेक्ट ऑक्सीजन के लिए, लंग्स इसके खिलाफ जो है ना वो हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी ऑफ लंग कोई चल रही है, जो कोई भी फॉरेन बॉडी ट्यूब उसमें डाली है ना, ठीक है, तो वो इसकी वजह से जो है ना वो बॉडी के अंदर मुसलसल साइटोकाइन रिलीज़ होते रहते हैं एक वक्त तक वो उसको जो है ना बैरोट्रामा का, तो साइटोकाइन जो है ना वो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो है ना वो रिलीज़ होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जिसकी वजह से हमारे पास बैरोट्रामा होने के चांसेस, इसको हम कहते हैं वेंटिलेटरी हमारे पास लंग्स में, ठीक है। इस इंजरी को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, एक तो आप प्रेशर को देखते रहो, ठीक है, और शुरू में ही ज़्यादा ना जाओ, थोड़ा ऐसा करो ताकि लंग उसको अकोमोडेट कर लो, मरीज़ को ट्रॉमा से बचाओ जो काबिल हद तक हो, साथ में आप मसल रिलैक्सेंट यूज़ करो ताकि मरीज़ को खांसी ना आए, अगर खांसी आएगी तो वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने उसके मुंह में डाला हुआ है तो वो जाके लंग्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अमूमन आपने वेंटिलेटर देखे होंगे कि मतलब वो बड़े बड़े पाइप जो है ना वो यहाँ से जाके उसकी मशीन के साथ जो है ना वो लगे होते हैं, ठीक है, तो नीले नीले से पाइप देख के बंदे को पता चले यार ये वेंटिलेटर के ऊपर है, ठीक है। तो इसको आप सी पैप और बी पैप से कंफ्यूज ना करना, ये देख रहे हैं वेंटिलेटर, यहाँ पे पूरी मशीन जो है ना वो उसको प्रेशर को माप रही होती है, यहाँ से मरीज़ के ऊपर मुसलसल जो है ना मुँह से आप इसके पाइप डाल देते हैं तो मुँह से वो सीधा जो है ना वो उसके, देख रहे हो, यहाँ पे टेप लगा देती है साइड पे मुंह पे, और वहाँ पे मुंह से सीधा जो है ना वो बस सीधा लंग्स के अंदर सीधा आपने गैस पहुँचानी होती है, इसे हम कहते हैं वेंटिलेटरी सपोर्ट, इसके अंदर जितनी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिस्पायरेटरी फेलियर। रिस्पायरेटरी फेलियर को अगर मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ ना तो वो यही है कि जब ब्लड में नॉर्मल ऑक्सीजन और O2 जो है ना वो हमारे पास मेंटेन ना रहे, तो इसकी वजह से हमारे पास O2 और CO2 नॉर्मल मेंटेन ना रहे, तो इसकी वजह से जो होता है ना वो रिस्पायरेटरी फेलियर होता है, ठीक है। अब लंग्स जो है ना वो वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, सी यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके वो लिखा हुआ PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नर्सें इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मापने के लिए ब्लड कहाँ से लेती हैं, ख़ास आर्टरी जो है ना वहाँ से 90 डिग्री के ऊपर इंजेक्शन रख के आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, ठीक है। वेन में तो यूँ कर लेते हैं, आर्टरी में हमेशा हम 90 डिग्री के ऊपर रख के, ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी, ठीक है, डिपेंड करता है आपको कौन सी इसकी विजिबल है मरीज़ की, ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी से हमने 90 डिग्री के ऊपर ब्लड ले लेना है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना उसकी एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक करते हैं, अलॉन्ग विद उसकी जो pH है उस ब्लड की वो चेक करते हैं, किस में से, जो हमने ब्लड लिया है आर्टीरियल ब्लड, वेन से नहीं लेना, आर्टीरियल ब्लड से, ठीक है।
इसके अंदर हम देखते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन कितनी है ब्लड के अंदर, वो हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की हुई है वो हमें पता चले। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी आसानी से बाइंड करती है। मतलब अगर आपने किसी बंदे की सैचुरेशन बढ़ानी हो ना, तो प्रेशराइज ऑक्सीजन देंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना उसके ब्लड में जाएगी, तो इसका मतलब उसकी सैचुरेशन बढ़ गई है। यही चीज़ हम कोरोना के केसेस में जो है ना वो इसको अप्लाई कर रहे होते थे। ठीक है, देखो ना यहाँ पे ये एल्विलाई है, ये हमारे पास कैपिलरीज है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो उसकी ऑक्सीजन के अंदर हीमोग्लोबिन मिलती जाएगी, उसकी सैचुरेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, नॉर्मली 95 से 99 या 100 जो है ना वो इसकी परसेंट सैचुरेशन होती है। हमारे पास होता है पल्स ऑक्सीमीटर, मैंने बकायदा घर में रखा हुआ था। मैं इसके जो है ना वो बल्कि बाबा को ला के मैंने दिया था। आई थिंक मुझे उस वक्त मिला था 3500 का। ठीक है, तो वो उंगली पे सिर्फ हम लगाती हैं, उससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मिनटों में पता चल जाती थी। ठीक है, कोरोना के केस में क्या होता था, सैचुरेशन 92 से जब ड्रॉप करती थी मरीज़ को, तब सिम्टम्स आना शुरू कर दिया करते थे। ठीक है, तो जितनी एफिनिटी कम होगी आपको ये उतना ख़तरनाक है। उस दौरान फिर आपने फ़ौरन से ऑक्सीजन जो है ना वो लगानी होती है, जिससे सैचुरेशन उसकी ठीक हो जाए। ठीक है, अगर 90 से हमारे पास गिर गई है, 90% से सैचुरेशन गिर गई है, तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होता है, 60 mm ऑफ Hg जो है उसके लंग्स के ऊपर होता है। अगर वो 80% से गिर रही है तो इसका मतलब है आपका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो 40% या इससे कम है। ठीक है, कोरोना में बड़ा मसला यही था कि हम जो है ना वो स्टैट सैचुरेशन वो हमेशा कम हो रही, तो हम पार्शियल प्रेशर जो है ना वो हर दफ़ा तो फिर ज़ाहिर बात है नहीं ना रिपोर्ट में लिखते थे। इसके लिए पार्शियल प्रेशर को मापने के लिए हमेशा हमें आर्टीरियल ब्लड लेना पड़ता था। ठीक है, तो हमें आर्टीरियल ब्लड जो है ना वो लेना एक इन्वेसिव टेक्निक है। मतलब अगर वेन से ले रहे तो वो तो ईजी होता है। अगर आर्टरी जब 90 डिग्री के ऊपर ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी से ले आप, ठीक है, तो वहाँ से लेना एक तो मुश्किल काम है। और इसके बाद हमें बाकायदा आइस क्यूब जो है ना, जब आर्टीरियल ब्लड लेते हैं उसके बाद हमें आइस क्यूब यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वहाँ पे कोई ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह ना हो जाए। ठीक है, जब भी आप आर्टीरियल ब्लड लो तो साथ में आइस क्यूब लाजमी रखना, वरना वहाँ पे जो है ना वो ब्लड जो है ना वहाँ पे इजीली क्लॉट हो जाए, वरना वो फिर आर्टरी से तो शां शां करके ब्लड निकल रहा होता है ना, तो उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम जो है ना इसको जो है ना साइंसदानों ने मज़ीद सिंपल कर दिया कि जी इसके लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, और अगर मरीज़ का लोकल एरिया ख़राब है लंग का, तो यहाँ पे वो कह रहा है सपोज़ करें कि अगर उसके अंदर जो है ना वो यहाँ पे पस वगैरह है या फ्लूइड वगैरह है कोई, ठीक है, तो वो नॉन वेंटिलेटेड एरिया बन जाता है। अगर यहाँ पे पस है तो यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन अब नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक्चुअल में वो एरिया उसके करीब से आर्टरी तो गुजर रही है ब्लड लेके, दैट एरिया इज़ परफ्यूज, लेकिन वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होना, तो वो नॉन वेंटिलेटेड एरिया। और लेकिन वो खुद क्या है, परफ्यूज्ड एरिया, वहाँ पे ब्लड इजीली आ रहा है। जब मरीज़ को नमूनिया होता है ना, तो हम वेंटिलेशन को जो है ना वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। नमूनिया में यही होता है ना कि वहाँ पे सारा फ्लूइड और वहाँ बैक्टीरिया की वजह से पस वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो वो यही है कि नमूनिया के केस में हमारे पास परफ्यूजन मतलब ब्लड तो उस एरिया को आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से मरीज़ को हाइपोक्सिया होती है। तो नमूनिया के केस में यही होता है ना, परफ्यूजन उस एरिया की ठीक है, ब्लड ठीक आ रहा है, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा वहाँ पे कुछ भी ऊपर से ऑक्सीजन। तो CO2 का लेवल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल हमेशा गिर रहता है। तो कंप्रोमाइज्ड एरिया के अंदर हमें हमारे पास जो है ना यही कहता है कि ये एक बड़ी अजीब देखेगी कि हमारे पास हमेशा CO2 का लेवल उस बंदे के अंदर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो गिर रहा है। अब आपको कहेंगे ये जी CO2 क्यों नहीं गिरा उस एरिया में। ठीक है, देखो ना जो साइड वाला लंग का एरिया है वो क्या करेगा, वो कोशिश करता है मैक्सिमम वेंटिलेशन करेगी। वो CO2 तो इजीली जो है ना वो आर पार कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को अपने अंदर जज़ब नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, वजह क्या है, इस एरिया की ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, वैसे मैक्सिमम ऑक्सीजन जज़ब नहीं कर पा रहा। CO2 आराम से जल्दी बाहर निकल गई, लेकिन ऑक्सीजन जल्दी जज़ब नहीं हो, जज़ब करना मुश्किल है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना आसान है। तो CO2 का लेवल ऐसे पेशेंट में नॉर्मल रहता है, लेकिन जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास वो उसकी कमी हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास सैचुरेशन जो है ना वो ड्रॉप कर जाया करती है। बस ये एक बात मैंने बतानी थी। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर CO2 नॉर्मल हो लेकिन ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, CO2 नॉर्मल, ऑक्सीजन हमारे पास कम है, इसको हम कहते हैं नॉर्मोकैप्निया। तो ये एक आपको एक ये डेफिनेशन पता चल गई नॉर्मोकैप्निया की हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि पेशेंट जो रिस्पायरेटरी फेलियर में इस केस में जाता है, मतलब उसको ऑक्सीजन कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है CO2, इसको हम कहते हैं टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर। ठीक है,
ये टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर जा रहा होता है। तो नॉर्मल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो 75 से 100 के दरमियान अगर इससे जो कम होगा, ठीक है, अमूमन 35 से 45 mm ऑफ Hg नॉर्मल CO2 का ये होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास ये होता है, ठीक है। CO2 का 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। अगर इससे कमी ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करें कि लंग का ये तो था एक एरिया हमने इन्वॉल्व किया, अगर लंग्स का ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है, ज़्यादा एरिया ख़राब है, ठीक है, तो हमारे पास अब टोटली जो है ना वो पार्शियल प्रेशर के अंदर ख़राबी आएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन टोटल वेंटिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसका CO2 ठीक होगा ना इसका O2 ठीक होगा, प्रॉब्लम इन बोथ CO2 प्लस O2, क्योंकि पूरे का पूरा लंग ही जो है ना वो ख़राब हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, ना जज़ब कर रहा है ना निकाल रहा है CO2, ठीक है। तो इस केस को हम कहेंगे कि दोनों अगर CO2 की भी ख़राबी आ रही है और ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी जो है ना वो ख़राब आ रही है, इस केस को हम कहते हैं टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर। तो ये आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर हमारे पास होता है, ठीक है। इसके अंदर अमूमन एग्जांपल यूँ कह लें कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 हो जाए, मतलब हमारे पास 75 से 100 तक नॉर्मल होता है ना, अगर वो 60 हो जाए मतलब ऑक्सीजन गिर गई है और PCO2 35 से 45 था, लेकिन ये 45 से CO2 बढ़ के हमारे पास 58-60 तक चली गई है, ठीक है। तो मतलब ये भी ख़राबी है, ये भी ख़राबी है, दोनों ख़राब है। तो इसका मतलब ये हमारे पास टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर के अंदर बंदा जा रहा है। तो ये मैंने आपको बतानी थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी अस्थमा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम देखते हैं। अब जी हम करने लगे हैं अस्थमा को प्रॉपरली जो है ना वो शुरू, ठीक है। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, पहले सिंपल देख लो, उसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे डायग्नोसिस चुटकियों में इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। एस्थमा बेसिकली क्या था, जिस तरह था ना हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उसमें क्या था, ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो इन्फ्लेम्ड हो जाए जिसकी वजह इन्फ्लामेशन, इसके अंदर भी नैरोइंग ऑफ एयर भी होगी। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, सीमा आंटी क्या करती थी, वो रास्ते रोकती थी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ थी ना। तो सेम इसी तरह एस्थमा भी मेरी जान हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल है हमारे पास, एक दफ़ा हो जाए दवाइयाँ खा लो ठीक हो जाएगा। वजह क्या है, एक्सपोजर हो जाता है किसी भी एलर्जन के साथ, किसी भी परफ्यूम के साथ एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। बॉडी में एक दिन ना एकदम जो है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना वो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास एलर्जी वाले IgE मीडिएटेड एंटीबॉडीज़ जो है ना वो रिलीज़ होती हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को मज़ीद रिलीज़ करवाती है, जिसके अंदर हमारे पास यूँ कह लें कि इंटरल्यूकिन 1 हो गया, साइटोकाइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, ल्यूकोट्राइन, C4 D4 और E4। बच्चों वाली बात है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट कर लेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से वहाँ पे क्या होगी, एक तो वहाँ पे सारी की सारी इन्फ्लामेशन होगी, साथ में वहाँ पे अडीमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो एरिया एक तो एलर्जी का आपको नज़र आएगा, रेड नज़र आएगा, नैरो एयरवे होंगी, ठीक है। अब जब वो नैरोइंग एयरवे होगी तो यहाँ से हमारे पास हवा जब गुजरेगी तो एक तरह से शूं शूं करके गुजरेगी, तो यूँ कहने के वीजिंग हमारे पास आएगी। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपर एयरवे मोस्टली ऑब्स्ट्रक्ट होता है अस्थमा के अंदर आपके पास, ठीक है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बीजिंग आती है, सांस बाहर में सिटी में। प्रेसिपिटेशन में हमारे पास यही है कि हमारे पास एयरबोर्न जो एलर्जन है वो ज़्यादा पोल्यूटेंट है, या कुछ लोग जो कूल्ड वेदर के अंदर एक्सरसाइज करते हैं उनको अस्थमा बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इन्फेक्शन अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का हो तो उसके अंदर अस्थमा, या ड्रग में कुछ लोगों को एस्पिरिन या एनसिड्स की सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो अब इसकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में यही कह लेंगे एयर, ठीक है, पोल्यूशन या कोई भी कूल्ड के अंदर आपने एक्सरसाइज की। नंबर सेकंड पे अपर एयर वे का हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी इसके वाला ड्रग्स के अंदर आप एस्पिरिन और वो सारी की सारी चुप करके लिख देना, आपके पास प्रेसिपिटेशन फैक्टर मुकम्मल हो जाएंगे अल्लाह का फजल करम और शुगर के साथ, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि हमारे पास जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है ना उसके अंदर जो मीडिएटर सेल है, ईओसिनोफिल, IgE, मास सेल, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामीन, ठीक है। तो आपने बस IgE, हिस्टामीन, ठीक है, और मास्ट सेल, मस्ती करने वाले सेल जो है ना, और स्लो रिलीजिंग एंटीफाइलेक्सिस जो है ना वो हमारे पास, एनाफाइलेक्सिस जो है ना वो हमारे पास होते हैं। बेसिकली होता है कि जो आपके जो हमारे पास होते हैं ना ये एयरवे, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली उनकी फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से वो स्मूथ मसल हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाती हैं, वो अपने साइज़ बढ़ा लेते हैं,
ठीक है, बार 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 क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है। वाल ऑफ दी ब्रोंकाई जो है ना वो हमारे पास इरिटेट होती रहती हैं, फिर वो अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए जो है ना, देखो ना जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल मान जाते हैं, तो बार बार अगर यहाँ पे भी यही काम होता रहेगा क्रोनिकली, कोई चीज़ इसको इरिटेट करती रहेगी, इसको फुलाती रहेगी, तो एक वक्त तक ये खुद को अडॉप्ट करके हाइपरट्रॉफी कर लेंगे और पक्का पक्का नर्विंग ऑफ दी एयरवे हो जाएगा। साइन ऑफ सिम्टम, मरीज आता है, ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास उसने झाड़ू लगाया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, दिल तेज़ हो गया, टैकिपनिया सांस तेज़ हो गया और वीजिंग आ गया। अगर मरीज़ बोल रहा है ना दौराने इस दमा के अटैक के, तो मतलब वो माइल्ड है। लेकिन अगर वो बोल भी नहीं सकता, कहता इतना सवेर होता है डॉक्टर साहब मेरे से बोला भी नहीं जाता। हमने लास्ट में CNS में बड़ा स्टेटस एस्टमेट एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो और वो बिल्कुल अकड़ जाए, यहाँ पे अगर सवियर अटैक आ जाए कि वो 3 लफ्ज़ भी ना बोले, उसे हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहेंगे। ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे मरीज़ को ना अस्थमा से पहले बताओ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ये फ़लाँ चीज़ों से जो है ना एक्सपोजर आपका होना चाहिए, फ़लाँ से नहीं होना चाहिए, वो आपने सारे का सारा कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास अब सिनेरियो जो आता है ना, मैं उसमें बता रहा हूँ। कुछ लोगों को होता है एटोपिक अस्थमा, कुछ लोगों को होता है नॉन एटोपिक अस्थमा। तो यहाँ पे अब मैं अस्थमा की 2 टाइप्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आपने इसका सिनेरियो पिक करना है तो, ठीक है। अब हम जब थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास जो अस्थमा है ना, ठीक, अब सिर्फ हम जो है ना वो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अब हमारे पास एटोपिक अस्थमा कब होता है, ठीक है, और हमारे पास नॉन एटोपिक अस्थमा कब होता है। ए टॉपिक में कह रहा है कि उसकी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस तरह डस्ट हो गया, फूड से कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, कुछ लोगों को एनिमल के जो डेंड्रफ है, जिन लोगों ने कुत्ते बिल्लियाँ रखे होते हैं ना, कुछ लोगों को उनकी बड़ी वजह आती हैं। नॉन एटॉपिक में हमारे पास उसकी फैमिली हिस्ट्री आपके पास नेगेटिव होगी, फैमिली में किसी को नहीं होगा, और इसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो है ना वो वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमारे पास अस्थमा होगा, तो इसको हम नॉन एटोपिक कहेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क आ गया। इसके अंदर वो कोई चीज़ आ रही है यहाँ मैंने रिकरेंट एपिसोड ऑफ बाइलेटरल वीज, ठीक है, ऑन बोथ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिनेरियो में एक तो बाइलेटरल आपको वीज आएगी, बोथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के दौरान, ठीक है। अलॉन्ग विद से डिस्निया, उसका सांस जो है ना वो फूला हुआ होगा, ठीक है, और वो मोस्टली वो कहता है कि हमारे पास नाइट के अंदर जो है ना वो वर्सन करती हैं, ठीक है, या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है ना इसके अंदर हमारे पास वर्सन करेंगे, ठीक है। अब उसको बेसिकली होती क्या, कभी भी दमा के मरीज़ में जो है ना वो बुखार नहीं होगा और उसको कभी भी स्पूटम भी नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास ड्राई काफ उसको एक तो होती है, ठीक है, कभी थूक ही नहीं आती, मुझे सिर्फ खाली खाली खांसी आती है, और हमारे पास चेस्ट जो है ना वो हमारे पास टाइटनेस, यूँ लगता है कि किसी ने चेस्ट को ना पकड़ के बांध दिए, चेस्ट टाइटनेस, ड्राई कफ, ठीक है। इसकी है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे पल्स पैराडॉक्सिस, मतलब इंस्पायरेशन में अजीबोगरीब पल्स और एक्सपायरेशन में अजीबोगरीब पल्स हमारे पास होगी, ठीक है। और साथ में इंस्पायरेटरी रोंकाई होगा हमारे पास, मतलब इंस्पायरेशन के अंदर जो है ना मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये इंस्पायरेटरी होगा जो आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो आपको प्रॉपर आ रही होंगी, ठीक है। अब फिर मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे स्टेटस सिस्टमेटिक्स का, किसी को करेंगे जब वो कह रहा है कि इसको हम दूसरा नाम देते हैं अक्यूट सवेयर अस्थमा, ठीक है। अगर उसका PEF, ठीक है, वो 33 से 50% जो है ना वो प्रिडिक्टिव हो, ठीक है, मतलब कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है ना वो कम हुआ है, नॉर्मली 200 तक होता है, लेकिन अगर वो इतना कम है कि वो 33 से 50% तक जो है ना डिक्रीज़ हो चुका है, तो इसका मतलब उसको उसका अगर हार्ट रेट, दिल की धड़कन ग्रेटर देन 110 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल 16 से 20 होता है, इसका 25 से भी बढ़ा हुआ होगा पर मिनट है, ठीक है, 25 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन एबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस इन वन ब्रेथ, ठीक है, एक सेंटेंस एक सांस में वो कंप्लीट नहीं, मैं कहूँगा मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, इस तरह। PEF 33, हार्ट रेट 110, रिस्पायरेटरी रेट, सांस, दिल और बोल उसके देखने हैं आपने। पेशेंट आता है 27 साल का, फीमेल आई है, उसकी हिस्ट्री है वीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, परसिस्टेंस अस्थमा, एमरजेंसी के अंदर आई है। तो ट्रिगरिंग फैक्टर पूछ लेते हैं, तो आपने बता देना है कि एटोपिक हो सकता है, नॉन एटोपिक, ठीक है। इसके अंदर इनहेल एलर्जन, स्मोकिंग, ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, ओरल कंट्रासेप्टिव जो यूज़ कर रही है बच्चे को रोकने के लिए, उनके अंदर हमारे पास, ठीक है, कभी कभार देखा गया। फिर वहाँ पे कह रहा है मेजरमेंट इन द लास्ट 10 ईयर्स जो है ना आपने क्या करना है कि एक तो उसको करना है कि जो एलर्जन है उसको अवॉइड करे,
ठीक है, कंट्रोल करे जो रिस्क उसको एग्जरबेट कर रहे हैं उसको। फिर आप इसके अंदर क्या दे सकते हैं, सबा, यूँ कहने कि मैंने यूँ याद रखा होगा, सबा को दमा है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट आप दे दोगे। बीटा टू एगोनिस्ट क्या करेगा, जस्ट लाइक सिंपथेटिक सिस्टम वाला काम करेगा, मतलब वो उसके जो सांस वाली चीज़ें हैं ना वो उनको खोल देगा, जिसके अंदर हमारे पास साल ब्यूटामोल आता है। सबा से याद कर लो कि साल ब्यूटामोल आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। और जो एलर्जन है उसको सबसे पहले निकाले साल ब्यूटामोल दे सकती है। वेंटोलिन जो है ना वो आप उसका वो दे सकते हो, ठीक है। टर्ब्यूटालिन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। प्रेफर्ड में वो कह रहा है कि साथ में आप ना सबा के साथ आप ना मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट अलॉन्ग विद कॉर्टिकोस्टीराइडल थेरापी हम इसके अंदर देते हैं, जिसके अंदर बेक्लोमेथासोन जो है ना वो इसके अंदर बड़ा इफेक्टिव है, ठीक है। वो अगर आप इसके अंदर दे दोगे तो बड़ा अच्छा रह जाता है। अल्टरनेटिव में कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो ल्यूकोट्राइन इसको ट्रिगर कर रहा है उसके कुछ साथ में एंटागोनिस्ट जो है ना वो भी आप इसके अंदर दे सकते हो, जिसे हम LTRA कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है ना वो जो रिसेप्टर्स हैं ल्यूकोट्राइन जहाँ पे लगना वो रिसेप्टर के एंटागोनाइज दे दो तो आपके पास बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा उसने कहा कि अल्टरनेटिव में हमारे पास थियोफाइलिन दे सकते हो, और बस ये स्टीराइडल और थियोफाइलिन सबा और इसको जो है ना वेंटोलिन टर्ब्यूटालिन इसके साथ मिलू के आपने दे देना होता है, ठीक है। बाकी वो कह रहे समेर, अगर किसी को सवेयर एजमा स्टेटस एपिलेप्टिकस का तो इसके अंदर हम ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी जो है ना वो हम इसके अंदर कर लेते हैं। बस ये एक प्रोसीजर नाम याद कर लेना, ब्रोंकियल थर्मो प्लास्टी जो है ना वो इसके प्रोसीजर सवेयर अस्थमा के अंदर बस। बाकी अगर एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है तो उसे कहना है तुमने वर्जिश से पहले जो है ना वो सबा लेनी है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एग्रीज। सबा सिर्फ निमोनिक की हद तक बता रहा हूँ, सबा सबा ना बोल देना पाइबा में, ठीक है। इसके साथ वो कह रहे एक्सरसाइज से पहले ये ले लो और साथ में ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर ले लो, आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है जितनी भी, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में अमूमन जो है ना आप इसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट एक तो देखते हो सवेयर अस्थमा के अंदर, साथ में आप उसकी ABGs जो है ना वो एनालाइज कर लेते हो तो आपको मिल जाता है कि वो कम हुए होते हैं। चेस्ट एक्सरे आप इसका कर लेते हो, ठीक है, वो आपके पास। तो ट्रीटमेंट में यही है हमारे पास। जब भी ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आए जो मैंने जो तरीका बताया हिस्ट्री, जनरल फिजिकली जनरल ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन की इन्हेलेशन दे दो, बहुत सवेयर है। हाई डोज इनहेल्ड सबा, ठीक है, वो सालब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन, ठीक है। फिर सिस्टेमिक ग्लूकोकार्टिकाइड प्रेडनिसलोन हाइड्रोकार्टिसोन, ओरल प्रेडनिसलोन, अगर IV देना तो हाइड्रोकार्टिसोन दे दो, ठीक है, जिसके अंदर हमें फिर एक बेक्लोमेथासोन भी देखा। IV फ्लूइड देखो, पोटाशियम सप्लीमेंट देखो क्योंकि उसको हाइपोक्लीमिया हो रहा होता है। सालब्यूटामोल जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो सालब्यूटामोल है साले की सबा सालब्यूटामोल जो है ना वो कहता है कि हमारे पास हाइपोक्लीमिया कहते हैं तो पोटाशियम सप्लीमेंट लाजमी देने हैं। IV मैग्नीशियम देना है, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट को ये ज़्यादा करता है मैग्नीशियम, ठीक है, साथ में आप मैग्नीशियम इसको दे देगा। फिर एंटीबायोटिक्स देना ताकि इसको कोई पोर फाइलेक्टिकली नहीं लेकिन इस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के केस के अंदर सिर्फ, अगर मैंने कहा ना किसी को यहाँ पे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रहा है अगर बैक्टीरियल है तो इसके अंदर आपने एंटीबायोटिक देना है। एंडोटेकियल इंट्यूबेशन ETD डाल देंगे अगर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से, फिर आपने मोनीटर करना काउंसिल कर देना है पेशेंट को, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यही आप बता देंगे तो मोर देन अस्थमा का कंप्लीट हो जाए। फिर लगे हाथ ना आप COPD भी देख लो, ठीक है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, अमूमन ये पूरा होता है एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अमूमन बाबा होता है, ठीक है, 40 साल से बड़ा होता है, ठीक है। जितने भी बॉयज सिगरेट पी रही हो ना ध्यान से जो रिकरेंट इंक्रीज इन सिम्टम्स होते हैं, कफ विद स्पूटम होती है। एक तो यहाँ पे कफ थी लेकिन स्पूटम नहीं थी दमा के अंदर, यहाँ पे अब खांसी है स्पूटम है। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सिगरेट की हिस्ट्री है, तंबाकू नोशी, मैं कहता हूँ जो समझ ना आए बस तंबाकू इसके अंदर डाल दो, ठीक है। स्मोकर कफ इसको हम कहते हैं COPD को, स्मोकर कफ, ठीक है। उसके साथ आपको ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है, साइनोसिस होगी, पेरिफेरल एडिमा होगा और उसका कॉन्शियस लेवल इतना ख़राब है कि वो अल्टर कर रहा होगा। तो आपके पास केस आता है 60 साल बाबा होता है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है, और वो प्रेजेंट करता है उसके सिम्टम बढ़ रहे हैं बार बार, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ स्टेटस होता है और ही स्मोकर, ठीक है। कफ स्पूटम और स्मोकर 3 हिस्ट्री हैं और बाबा है वो, ठीक है। फिब्राइल ब्लड प्रेशर बाकी, तो ये पक्का केस है एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ दी COPD, ठीक है।
इसके अलावा कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होती हैं जो तंबाकू ज़्यादा पी रहे हैं, कोल डस्ट में काम कर रहे हैं, सिलिका या एस्बेस्टॉस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, इंडोर पोल्यूशन है, कुकिंग, अगर वो कोई बायोमास फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनके अंदर COPD, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ उनके अंदर बहुत होता है। तो ऐसे पेशेंट की मैनेजमेंट क्या करनी है? अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है ना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप वही इसके अंदर क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर जनरल ट्रीटमेंट करेंगे, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक जनरल में क्या है, CBC, LFT, RFT, बहुत सारी बातें करवा लेना, ठीक है। स्पेसिफिक में आपने क्या करना है, उसको ऑक्सीजन थेरापी जो है ना वो आपने देनी होती है, ठीक है। साथ में आपने कंट्रोल्ड वो भी देनी है, तो बिल्कुल फाड़ू नहीं दे देनी। साथ में आपने जो है ना वो सबा देनी है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दे देनी है, ठीक है। फिर ओरल प्रेडनिसलोन साथ में, मतलब ग्लूकोकार्टिक, जिस तरह इस तरह यहाँ पे दिया था, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोकार्टिकाइड देना है, मतलब जिस तरह दमा की ट्रीटमेंट थी उससे मिलती जुलती ट्रीटमेंट है, ग्लूकोकार्टिकाइड देनी है, ठीक है। साथ में एंटीबायोटिक थेरापी देनी है, क्योंकि उसका स्पूटम भी आ रहा है, तो कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिकली आपने यहाँ पे देनी होती है। दमा में हमने सिर्फ तब देनी है जब उसको इन्फेक्शन हो अपर रिस्पायरेटरी का, वहाँ पे प्रोफाइलेक्टिकली नहीं दी। यहाँ पे हमने COPD में प्रोफाइलेक्टिकली आपने देनी है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इसके अंदर एम्पिसिलिन है, वो सारी सारी साथ में एडिशनल थेरापी में वगैरह डायूरेटिक्स दें, क्योंकि मैंने कहा एडिमा भी उसको होता है ना, तो साथ में आप इसके अंदर डायूरेटिक्स दे दोगे ना तो वो आपके पास हो जाएगी, ठीक है। बाकी ABG, ECG, पल्स ऑक्सीमीटर वो सारे सारे करवा लोगे, ठीक है। इमेजिंग में क्या करवा सकते हैं आप? इमेजिंग की आप ABC वो CBC करवा के चेस्ट एक्सरे करवा लो, सिंपल सी बात, आपको चेस्ट एक्सरे करवाओगे, ठीक है। और स्पायरोमीट्री करवा लो, लंग्स में यही है, चेस्ट एक्सरे, स्पायरोमीट्री, या फिर हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक जो हमने आगे पढ़ी थी, ठीक है, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक करवा लो। एक्सरसाइज टेस्ट होता है जिसके अंदर वो ट्रेडमिल के ऊपर भगा के हम उसकी चेक कर लिया करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें जो है ना वो, बस ऑक्सीजन इसके अंदर जो है ना वो कमी नहीं होने देनी, वरना उसके जो है ना मजीद सिम्टम ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, हमारे पास होती है माइल्ड COPD हो सकता है, ठीक है, मॉडरेट COPD हो सकता है, सवेयर हो सकता है, और वेरी सवेयर हो सकता है, ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। माइल्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर तो वो कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे बेसिकली FEV1/FVC रेशो कम होती है, ठीक है। FEV1/FVC रेशो, अगर वो रेशो सिर्फ और सिर्फ मतलब इतनी कम नहीं हुई लेकिन वो ग्रेटर देन 80% है, तो वो हमारे पास माइल्ड है। अगर वो रेशो गिर के 50 टू 79% हो गई है तो हमारे पास मॉडरेट है, अगर 30 से 49 होगी तो सवेयर है, और वेरी सवेयर में हमारे पास क्या है, लेस देन अगर 30 होगी तो हमारे पास ये सवेयर, बस ये क्राइटेरिया जिसको आप याद कर लोगे, ठीक है। ये हमारे पास COPD आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी मैं एंड पे बता देता हूँ अगर कुछ रह जाएगा इसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है ब्रोंकिएक्टेसिस, मतलब नाम ही काम है, ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके अंदर क्या है, मरीज़ को अमूमन हिस्ट्री होती है कि वो उसको TB पहले कभी हुआ होता है, तो हिस्ट्री ऑफ TB इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकिएक्टेसिस एक्चुअल में क्या है, हर चीज़ ठुस हो गई है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें एयरवे ऑफ लंग जो है ना वो वाइडेंड हो गए हैं, नॉर्मल अगर इतना था तो फूल के इतना ज़्यादा वाइडेंड हो गए हैं, ठीक है। लीडिंग टू बिल्ड अप ऑफ दी एक्सेस म्यूकस, जब वो बड़े हो गए हैं साथ में उसके जो है ना म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा होता है, ठीक है। तो पेशेंट आएगा क्रोनिक परसिस्टेंस और डेली प्रोडक्टिव कफ विद कॉपियस स्पूटम, हाथ से ज़्यादा टपा टप स्पूटम जो है ना वो कॉपिशियस स्पूटम होगा, और वो डेली बेसिस के ऊपर होगा और पुराना चल रहा होगा, ठीक है, क्रोनिक होगा और परसिस्टेंस होगा इन अ पार्टिकुलर पोस्चर। वो कहते हैं जब मैं ख़ास पोस्चर के अंदर लेटता हूँ तो ये और भी मज़ीद बढ़ जाता है, तो पोस्चर इसके अंदर बड़ा अहम है, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि इसके अंदर कभी कभार ना एक्यूट हेमोपेटेसिस होता है, ब्लडी जो है ना वो हमारे पास वेसल इतनी फूल जाती है कि वो हेमोपेटेसिस, थूक के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप सुनेंगे तो आपको इंस्पायरेटरी जो है ना वो क्रैकल्स जो है ना अस्कल्टेशन के ऊपर मिल जाया करती हैं। 25 साल लड़का आता है, क्रोनिक कफ है उसको, ठीक है, साथ में हेमोपेटेसिस है, ऊपर ना दमा में हेमोपेटेसिस था ना COPD में हेमोपेटेसिस था, यहाँ पे हेमोपेटेसिस है मतलब ब्लड आ रहा है उसको, फिर प्रीवियस हिस्ट्री है पल्मोनरी TB को, कहता है मुझे बचपन में TB भी हो गया था, उसकी मैंने ट्रीटमेंट ली थी ATT वाली आइसोनियाज़िड रिफैम्पिन एथाम्ब्यूटर पर। अब उसको जब आपने चेस्ट को सुना तो आपको कोरेस क्रैकल्स, जिस तरह वो पत्ते नहीं होते क्रैक कर रहे होते हैं पापड़ से पापड़, इस तरह की आपको क्रैकल आ रही है, पक्का निशाना है म्यूकस उसको भर भर के आ रहा है, तो आपने कहना कि ये मेरी जान
पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टेसिस इसको एक्चुअल में कहेंगे, क्योंकि उसकी टीबी की हिस्ट्री पॉजिटिव है, इसको हम कहेंगे पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टिएसिस। ठीक है, अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सिंपल वही है, हिस्ट्री लेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप जनरल की हेडिंग दो, फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग दो। उसके अंदर आप क्या लिखोगे, एक्सरे चेस्ट करवा लो, सिंपल सी बात है। आपको जो एयर वाला वो थिकेंड मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थिकेंड एयर बाल मिलेंगे, वहाँ पे सिस्टिक जो है ना ब्रोंकिएक्टेसिस स्पेसिस आपको मिल जाएंगी, ख़ास तरह की स्पेसिस, साथ में न्यूमोनिक कंसोलिडेशन जो है ना वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर हाई रेजोल्यूशन सीटी करवा लो, इसे हम कहते हैं HRCT, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन आप इसके अंदर करवा लोगे तो ये हमारे पास मोर है। साथ में वो कह रहा है आप इसके अंदर जो है ना वो अगर असेसमेंट करने सिलरी फंक्शन की, क्योंकि सिलिया सारे ख़राब हैं जिसकी वजह से म्यूकस सारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो सिलरी फंक्शन के लिए आप ना सेक्रीन टेस्ट, SACCHARIN सेक्रीन टेस्ट जो है जिसको म्यूको सिलरी क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ग्रेटर देन 20 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, सिली डिसफंक्शन के अंदर इंडिकेटिव होता है हमारे पास। साथ में आप उस एरिया की बायोप्सी ले लो, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर लो, जो थूक आ रही है उसका स्पूटम का आप कल्चर ले लो, सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर उसको देख लो, ठीक है, और आपके पास ये बेसिकली एट दी एंड क्या निकलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है ना वो आपको डिजीज़ जो है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट इसके अंदर यही आपको पता चल गया, तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, फिजियोथेरापी करनी है, क्योंकि ये पोस्चर के अंदर ख़ास में जिस पोस्चर में ज़्यादा आ रहा है ना उस पोस्चर में रख के आप ना इसको पोस्टल ड्रेनेज कर दो, म्यूकस की जहाँ पे पास है वहाँ पे ड्रेन करना है, ठीक है। और इसको जो है ना वो बहुत सवेयर हो गया तो मैकेनिकल जो है ना वो उस डिवाइसेस जो होती हैं वो हमें इसके देनी पड़ती हैं। साथ में आपने एंटीबायोटिक थेरापी लाजमी देनी है, क्योंकि वो जो आ रहा है खून आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसके अंदर वो पेंसिलिन, सेफ्ट्रेक्सोन, वो सारी की सारी दे सकती हो। हेमापेटाइसिस के लिए आप परक्यूटेनियस एम्बोलेक्टमी जो है ना, एम्बोलाइजेशन, जो आर्टरी ब्लीड कर रही है उसको एम्बोलाइज कर दो। सर्जिकली वो कह रहा है कि हमने जो एरिया ब्रोंकिएक्टेटिक एरिया है जितना अगर एरिया उसको पकड़ के एक्सरसाइज कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, ठीक है। तो ये आपके पास आता है ब्रोंकिएक्टेसिस की। इसी तरह एक आता है कि 40 साल जो है ना वो स्मोकर आता है, ठीक है, कफ है विद प्रोडक्टिव एंड फाउल स्मेलिंग कफ है, ठीक है, और वो कहता है ख़ास पोस्चर में कफ के साथ स्पूटम आता है, तो एक पार्टिकुलर पोस्चर उसका लाजमी जिक्र होगा, तो पी से पोस्चर, तो इसके अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस हमारे पास आ जाते हैं। फिर नमूनिया के बारे में अगर आपके पास सिनेरियो है तो फिर आप उसको किस तरह पिक करोगे, पहले ये देख लो ताकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो नमूनिया का केस जब भी आएगा ना उसके अंदर आपको हमेशा हाई ग्रेड फीवर होगा। टीबी में लो ग्रेड होता है, नमूनिया के अंदर हाई। अब ना दमा में था, ना सीओपीडी में था, ना ब्रोंकिएक्टेसिस में बुखार था, नमूनिया में आपको हाई ग्रेड जो है ना वो हमेशा फीवर मिल जाएगा, ठीक है। शिवरिंग होगी, साथ में सर्दी लगेगी, ठीक है। अगर आपने कभी नमूनिया का पेशेंट देखा ना घर में भी किसी बूढ़े को हुआ हो तो वो कहते हैं सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी कंबल दो, कंबल दो, और उसको बुखार इतना तेज़ तप रहा होगा साथ में, ठीक है। साथ में उसके अंदर शॉर्ट, ड्राई और पेनफुल कफ होगी, और उसके साथ जो स्पूटम आएगा वो म्यूकोप्रूलेंट आएगा, ठीक है। वो वाइटिश है, जिस तरह दूधिया कलर का होता है ना, म्यूकोप्रूलेंट जिसे हम कहते हैं, दूधिया कलर का। अब इसके अंदर खून नहीं आ रहा, सिर्फ दूधिया कलर का जो है ना वो आपको मिल रहा है। और जब आप उसको परकस करोगे चेस्ट को, डल परकशन आपको मिलेगी, ठीक है। वजह क्या, वहाँ पे सारे का सारा वो फ्लूइड और वो सारी जमा होगी है लंग्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे म्यूकोप्लूरेंट सारी जमा होगी, डल परकशन आपको मिल जाती है, ठीक है। आता है कि आपके पास ना अमूमन कोई बाबा मोस्टली जो है ना वो सर्दियों के महीने में आते होते हैं। फीवर विद राइगर्स, सर्दी और कपकपाहट है, चेस्ट पेन है, प्रूलेंट स्पूटम है, बुखार उसका हमेशा कितना होगा, हाई ग्रेड, 103 104 से कम बुखार नहीं होगा, ठीक है, एक हाई ग्रेड का आ गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपको ना डल परकशन नहीं मिलेगी, साथ में कोरेस क्रैकल्स जो है ना वो आपको क्रेपिटेशन अमूमन आपको मिल जाया करती क्रैकल्स, ठीक है। तो आपकी पक्की निशानी यही है कि हमारे पास जो है ना उसको जो स्पूटम आ रहा है, म्यूकोप्रूलेंट स्पूटम, ये सारे की सारी, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करनी है, ऐसे पेशेंट को सीधा आईसीयू में ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना उसका क्रब स्कोर CURB, क्रब स्कोर जो है ना वो आपने देखना है, अगर वो ग्रेटर देन जो है ना वो 3 आ रहा है तो इसके अंदर आप देख लोगे कि उसको आईसीयू में हमेशा आपने शिफ्ट करना है। इसके अंदर क्या होता है क्रम में, CURB में हमारा कन्फ्यूजन, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और उसकी एज 65 साल से ज़्यादा है, बीपी अगर उसका 90/60 से कम है, रिस्पायरेटरी रेट 30 से ज़्यादा और कन्फ्यूज़ है, तो इसका मतलब क्रब स्कोर जो है ना
ये करब स्कोर आपका लिखा हुआ है इसके अंदर, डेविडसन के अंदर इसको लिखते हैं CURB 65 करब स्कोर। आई थिंक अब इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है कि हमारे पास देखो करब में कन्फ्यूजन, यूरिया, आर से रिस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60, एज 65 से ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल करेंगे अगर तो स्कोर 0 से 1 आ गया तो 1.5% मोर्टेलिटी है, 2 आ गया तो 9.2% मोर्टेलिटी, अगर 3 से ज़्यादा आ गया तो मतलब इस पेशेंट को हमने ICU में शिफ्ट करना है, और हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी इसके अंदर आपने देनी होती है। ठीक है, तो ये करब स्कोर 65 याद कर लेना, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेते हैं और बड़ा कुत्ता वाला पूछते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप हाइपोनेट्रीमिया करा लोगे, हाइपोएल्बिनीमिया, बैक्टीरियमिया और वो सारे के सारे करवा लोगे। कॉम्प्लिकेशन अगर ना ट्रीट किया तो लंग के अंदर एब्सेस बन सकती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, स्टेफ और के बाद न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, ये नमूनिया उसके मोर सवेयर जो है ना वो कर सकता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि एक यंग बॉय आया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ के अंदर, उसको फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है, रस्टी स्पूटम, अमूमन आपको इसके अंदर ना जिस तरह रस्टी स्पूटम है या म्यूकोप्रूडेंट स्पूटम एक ही बात है, तो रस्टी स्पूटम आपको मिलता है। ठीक है, उसको बुखार है और पैरेन्काइमा इन्फिल्ट्रेट है, तो आपके पास पक्की निशानियाँ किसकी है, नमूनिया की। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस से आया तो मतलब वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की मेन वजह क्या होती है, SP स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है ना वो इसकी बड़ी वजह होती है, बैक्टीरिया जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड की वजह से हमारे पास आ रहा होता है। इसके अंदर भी सेम आप वही जो है ना वो करवा लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंटीबायोटिक्स दे देंगे, बाकी बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं होती। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। एंड पे मैं आपको बता देता हूँ जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं। TB के बारे में क्या होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। अब सिनेरियो पिक करने के लिए आपके इतना ही काफ़ी है, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, ठीक है, ड्राई कफ, हेमापेटेसिस होगी, मतलब वो कहेगा मैं थूक के अंदर खून आता है डॉक्टर साहब। ठीक है, और एब्सेंट ब्रेथ साउंड अमूमन देखी गई हैं, एब्सेंट ब्रेथ साउंड, तो ये हमारे पास होता है। पेशेंट आता है अमूमन ये गरीबों की बीमारी है, लेबरर के नाम से वो आता है कि 26 साल जो है ना वो मजदूर है, जो कि फीवर आ रहा है, लो ग्रेड एपेटाइट है, इजी फटिगेबिलिटी, वेट लॉस, प्रोडक्टिव काफ़ी 6 माह से, और 3 एपिसोड उसको हुए हैं हेमापेटाइटिस की, ब्लड में आ रहा है उसकी थूक के अंदर, वो कहता है बलगम आती है, खांसी शदीद होती है और उसके बाद बलगम आती है, उसके अंदर खून आ रहा है, तो हमारे पास ये पक्के निशानी है। TB के लिए क्या करते हो, ब्लड एग्जामिनेशन करते हो, CBC करवाते हो, स्पूटम का कल्चर करवा लेते हो, जेड स्टेनिंग के ऊपर LJ मीडिया, जेड स्टेनिंग का आपने पढ़ा होगा। स्पूटम के कल्चर में आपको LJ स्टेन मिल जाता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की ग्रोथ इंडिकेटर है, प्यूरीफाइड PPD स्किन टेस्ट कर लो, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट करो, मेंटॉक्स टेस्ट कर लो, सीरोलॉजी कर लो, न्यूक्लिक एसिड नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर लो, नीडल बायोप्सी करा लो, और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कर लो, आपके पास काम तमाम। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, आपने ETT देनी होती है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी जो है, जिसके अंदर आइसोनियाजेट, रिफेम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पैरादिनामाइड। पहले 2 माह चारों गोलियां देनी है। ठीक है, आइसोनियाजेट, रिफेम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पैरादिनामाइड, पहले 2 माह चारों गोलियां, फिर अगले 4 माह जो है ना वो लास्ट वाली 2 ख़त्म कर देनी, आइसोनियाजेट रिफेम्पिन करके हमने 6 माह का कोर्स मुकम्मल कर देना होता है। ये तो पता ही है ना, अब आपको इतनी तो फार्मा पड़ी हुई है ना कि नहीं पड़ी। ठीक है, ये आपने जो है ना वो कर लेनी। अब इसके अंदर जो है ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई क्या क्या जो है ना करवा सकती है, इसकी साइड इफ़ेक्ट। जो हमारे पास आइसोनियाजेट है ना, ये देख लो, आइसोनियाजेट हमारे पास जो है हेपेटाइटिस करवा सकती है अलॉन्ग विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा, ये MCQs आते हैं। ठीक है, जबकि जो रिफेम्पिन है वो हमारे पास क्या करवाती है, इसकी वजह से ऑरेंज रेड कलर, वो कहते हैं मेरे जिस तरह फेंटा बोतल है ना, इस तरह का मेरा पेशाब आ रहा है डॉक्टर साहब, आपने कहना घबराने की जरूरत नहीं, ये रिफेम्पिन का है, ऑरेंज में आर आ रहा है, रिफेम्पिन में आर आ रहा है। ठीक है, बाकी जो एथाम्ब्यूटल ई से शुरू हो रहा है एथाम्ब्यूटल, इसकी वजह से हमारे पास आई के अंदर जो है ना ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस, रैश, एथेरेल्जिया वगैरह हो सकता है। पैरादिनामाइड पैरों की वजह से हमारे पास याद कर लो, इसकी वजह से हमारे पास गाउट हो सकता है। ठीक है, तो बस ये आपने जाए, इसके अंदर भी साथ में हेपेटाइटिस लिख देना तो मोर और लेस कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं भूलना, ऑरेंज कलर नहीं भूलना, आई ब्लाइंडनेस नहीं भूलनी, गाउट नहीं भूलना, हमेशा ये आते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास TB के लिए जो है ना पक्के पक्के डायग्नोसिस हम आपके पास मान गए। नेक्स्ट एक टॉपिक अगर आपको पता हो ना, वो लंग्स का कैंसर के बारे में अमूमन आपके पास क्वेश्चन कर लिया करते हैं। ठीक है, तो लंग्स कैंसर में भी मशहूर ज़माना हमारे पास कौन सा है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा है। ठीक है, जल्दी से वो देख लेते हैं ताकि हमारा ये भी कवर हो जाए। ठीक, ब्रोंकियल कार्सिनोमा। ठीक है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा मतलब लंग कैंसर सिनेरियो में किस तरह आता है, स्मोकर मोस्टली जो सिगरेट पी रहे हो बॉयज़, आपको कैंसर होता है, कहते हैं फेफड़ों का कैंसर, अमूमन डब्बी के ऊपर लिखा होता है, तो वहीं से याद कर लो कि ब्रोंकियल कैंसर में एक तो वो बंदा स्मोकर होगा
उसको कफ होगी प्लस स्पूटम जो है ना वो उसका आ रहा, और वो ब्लड स्टेन जो है ना वो स्पूटम होगा, ठीक है, ब्लड स्टेन स्पूटम होगा। और वो कंप्लेन करता है प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ द राइट आर्म, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं कि उसका राइट आर्म वीक होता जा रहा है, वजह क्या है, जो ट्यूमर उसका ब्रोंकियल कार्सिनोमा है वो उसके ब्रेकियल प्लेक्सिस को कंप्रेस किए जा रहा नीचे से जो रूट गुजर रही है, जो राइट आर्म को उसकी जा रही हैं, ठीक है, सप्लाई वो सारी कंप्रेस होगी तो वीकनेस हो, तो पक्का केस हमारे पास जो है ना ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, लंग कैंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिव कफ, हेमापेटाइटिस, वीज और डिस्निया, ये तो कॉमन होगी। डिफिकल्टी इन स्पीच होगी, साथ में डिफ़िकल्टी बोलने में उसको बड़ा मसला हो रहा होगा, ठीक है। वजह क्या, अब इसकी एक आपने सुना होगा पैन कोड ट्यूमर, यही तो पैन कोड ट्यूमर है, प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ द राइट आर्म। वजह क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ना इसके ऊपर कंप्रेशन होती है। फिर बोलने में मसला क्यों है, वही जो ट्यूमर है वो उसके गले की जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है उसको जो है ना वो हमारे पास तैयार है, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना इसके अंदर हमारे पास होगी, ठीक है। तो हार्नेस ऑफ वॉइस और वो सारी की सारी हमारे पास होगी। अब यहाँ पे फिजिकल साइन में कह रहा है हॉर्न सिंड्रोम होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया सारा उसका उड़ा हुआ है, ठीक है। स्मॉल मसल ऑफ दी हैंड, इसकी वेस्टिंग देखी गई है। रिस्ट्रिक्टिव अपर लिम्ब की मूवमेंट सारी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं। वॉइस और इसके अंदर बोवाइन कफ होती है, ठीक है। वजह क्या है, वही रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की। डायाफ्रैगमेटिक पैरालिसिस हो जाती है, वजह क्या है, फेरेनिक नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व है। इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया, वजह क्या है, वही चेस्ट वाल का जो ट्यूमर है वो हमारे पास कंप्रेस कर रहा है, तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। मोस्टली जो है ना इसके अलावा हमारे पास जिनको पहले टीबी हुआ हो, ठीक है, बैक्टीरियल नमूनिया बहुत ज़्यादा, लंग एब्सेसिस, इसके बाद भी हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलेगा। करना क्या है इसके अंदर, ब्रोंकियल इसके अंदर आपने सिंपल वही चेस्ट एक्सरे करा लो, सीटी स्कैन करवा लो, एमआरआई करवा लो। कैंसर के लिए क्या करवाते हो, पेट स्कैन करवाते हो, स्पूटम जो है उसकी साइटोलॉजी करवा लो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा लो, स्पायरोमीट्री करवा लो। ये जनरल ट्रीटमेंट होगी। नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव में क्या है, एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड ब्रोंकोस्कोपी आप करवा लो, ठीक है। सीटी गाइडेड बायोप्सी करवा लो, प्लूरल एफ्यूजन करवा लो, साथ में आप क्या करवा लो, न्यूरोनल सेल की एडहीजन मॉलिक्यूल करवा लो, सीबीसी, एलएफटी और यूआरई जो है ना वो करवा लोगे तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये मोर और लेस लंग कैंसर इतना काफ़ी है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे में इतना ही होगा। फिर हमारे पास एक सिनेरियो होता है सार्कोइडोसिस में, सार्कोइडोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो टिपिकल सिनेरियो है ना सार्कोइडोसिस का, आपने किस तरह करना है, आपने मेडिसिन में या सर्जरी में, शायद मैंने इसको या पैथो में पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक तो प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साथ में पेनफुल नोड्यूलर रेडिश रैश ऑन बोथ शिन, ठीक है। दोनों जो उसकी टांगे हैं शिन, उसके ऊपर आपको पेनफुल रैश, रेडिश रैश आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ में जो है ना वो एक्सरे आप करवाते तो हाइलर फुलनेस, हाइलर लीफ एडिनोपैथी, ठीक है, वो आपको मिल जाती है। वहाँ पे वगैरह के जो नोड होते हैं उसके अंदर एपिथेलाइट सेल होते हैं, ठीक है, जाइंट सेल्स आपको वहाँ पे मूवमेंट मिल जाते हैं। तो मोस्टली जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो हमारे पास है पेनफुल रैश ऑन बोथ शिन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एरिथीमा नोडोसोम। दिमाग में कुछ आ रहा है, एरिथीमा नोडोसोम, उसके अंदर सार्कोइडोसिस के केस में। एथरेल्जिया, जॉइंट पेन हो गया, ठीक है। आर्थ्रोपैथीज हो जाती है, बाइलेटरल हमारे पास क्या है, लिम्फेडिनोपैथी हो गई है, ठीक है। नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा, किजिएटिंग ग्रेनुलोमा टीबी में थी, नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा हमारे पास सार्कोइडोसिस के अंदर होती है। पक्के पक्के सिनेरियो हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्निया है और अक्यूट इलनेस जो है ना जिसे हम कहते हैं लोफर्जन सिंड्रोम, जो है ना LOFGRENS, लोफर्जन सिंड्रोम आपके पास होती है, तो वो हमारे पास ये सीधा सीधा केस है। तो आपके पास ये सार्कोइडोसिस का केस है। जनरल ट्रीटमेंट में वही करना कि सनलाइट से इसको हम बचाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट देखती हैं, एनसिड जो है ना वो दे देते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं सार्कोइडोसिस की। स्टेज 1 होती है, ठीक है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, स्टेज 4। अगर स्टेज 1 के अंदर तो हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, केयरफुल मॉनिटरिंग काफ़ी है, ठीक है। 1 और 2 में, 3 और 4 में हमारे पास जो है ना इसकी क्या है, सार्कोइडोसिस बेसिकली इसके अंदर हमने जो है ना वो स्टीराइडल थेरापी, ग्लूकोकार्टिकाइड जिसके अंदर हमारे पास प्रेडिसलोन वो दे दो, मिथोट्रेक्सिएट वो दे दो, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर दे दो, क्लोरोक्यूनिन जो है ना वो आप दे दो, हाइड्रोक्लोरोक्यूनिन दे दो, लो डोज थैलेडोमाइड दे दो, वो आप सिंपल दे दोगे तो ईजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक कंडीशन आती है हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। अमूमन फार्मर जो है ना इनके अंदर हमारे पास होती है, जितने भी किसान लोग हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। इसके अंदर बेसिकली क्या, फार्मर लंग डिजीज़, या इसको हम कहते हैं बर्ड फेंसर लंग।
जिन्होंने तोते या कबूतर रखे होते हैं उनके अंदर हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस हो जाते थे, ठीक है, फार्मर के अंदर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसको एक तो फ्लू रहता है हर वक्त, फ्लू लाइक सिम्टम्स, कफ, वीज, डिस्निया, और साथ में इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको मिल जाते हैं, और लंग के अंदर आपको फाइब्रोसिस मिल जाती है। तो डायग्नोसिस में किस तरह आएगा, या फार्मर का कि या फिर आएगा एक 35 साल ओल्ड मेल है, उसने घरों में कबूतर रखे हुए हैं और वो कहता है मुझे डॉक्टर साहब हर वक्त लो ग्रेड फीवर रहता है, ड्राई कफ है 3 माह से, क्लबिंग का फिंगर उसकी होगी, बायलेटरल क्रैकल्स जो है ना वो मिलते हैं, आप सुनते हैं उसको, ठीक है, और इंटरस्कैपुलर रीजन के अंदर ना आपको मोर प्रोबिडेंट मिलते हैं। तो कबूतर से याद कर लो कि वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जो है ना वो इसका केस आता था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में वही एक्सरे करवा लो, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख लो, आईजीजी आईजीए एंटीबॉडीज़ देख लो, कंसोलिडेशन देख लो, फाइब्रोसिस ऑफ लंग देख लो, आपके पास ये सिनेरियो हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, जो उससे क्या, कबूतर अपने छोड़े, तोते छोड़े, जो जो चीज़ है, ठीक है, मास्क का यूज़ करे, प्रेडनिसोलोन दे दो, और मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड और हाई ऑक्सीजन थेरापी दो, बंदा आपके पास काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ फिर आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एक केस आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आज भी यार काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है मेरे पास। अच्छा, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है वो आपके पास किस तरह आएगा और आपने कैसे डायग्नोसिस करना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कोई एम्बुलेंस आके पल्मोनरी के अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अमूमन हिस्ट्री आती है कि मतलब एम्बुलेंस कैसे बना, फ्रैक्चर ऑफ द नेक, ठीक है। वो कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर हुआ है, टांग का जो है ना उसका फ्रैक्चर हुआ है जी, कोई 75 साल बाबा है, ठीक है, उसके अंदर वो कहता है वो उसकी जो है ना वो वेट कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर वो सर्जरी का, लेकिन अचानक से उसको जो है ना वो स्वेटिंग शुरू हो गई है, ठीक है, बाबा जी को परफ्यूज जो है ना वो चेस्ट पेन शुरू हो गया और वो ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो गया। कहते असं चंगा भला बाबा लै गए इसी दिन तो साह का मसला बन गया, तो ये लत्त टूटी सी, लत्त जुड़ान आया तो बाबा ही मर गया साडा, सीधा सीधा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है। आप बता सकते हो कि ये वहाँ से एम्बुलेंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिंग क्या करेंगे आप, वही ईसीजी करवा लेंगे टाइम से, उसकी ब्लड एग्जामिनेशन सीबीसी ईएसआर एबीजी करवा लो, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ द लेग वेन, ठीक है। तो अब उसकी वेन चेक करनी, तो कलर डॉपलर जो है ना वो आप इसके अंदर लेग वेन का जो है ना वो आप करवाओगे, आपको पता चल जाएगा कहीं बंद तो नहीं रहा थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डी वेन थ्रोम्बोसिस के लिए आप रूल आउट करोगे इसको, चेस्ट एक्सरे करवा लोगे, सीटी चेस्ट विद कंट्रास्ट करवाओगे ताकि हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ईसीजी करवा लोगे इस बंदे की, ठीक है, और सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवा लोगे। आपको पता ट्रीटमेंट क्या करनी है, बेड रेस्ट देनी है, ऑक्सीजन थेरापी देनी है, आईवी फ्लूइड देनी है, ठीक है, जिसके अंदर प्लाज्मा एक्सपेंडर, ओपीआइड्स दे देनी है, पेन रिलीव करनी है, डायूरेटिक्स दे देनी है, और कार्डिक मिसाज रखना है। स्पेसिफिक में क्या करना है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इस बंदे को लाजमी देना, क्लॉट नहीं बनने देना, हेपरिन लगाते जाओ, उसका खून पतला रहेगा, वो साथ में रहेगा। साथ में वो कह रहा है कि हमने ना थ्रोम्बन इनहिबिटर जो है ना वो आपने देने हैं, ठीक है, यूरोकाइनेज थ्रोम्बोलिटिक थेरापी जो है ना वो आप साथ में देखो, थ्रोम्बस अगर बन भी गया तो उसको तोड़े, थ्रोम्बोलिटिक थेरापी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कह रहे स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दो, यूरोकाइनेज आप दे दोगे अगर कार्डिक शॉक में जा रहे हैं। सर्जिकल थेरापी में यही है कि हम सर्जिकल पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी कर देंगे, इन्फीरियर वेना के बाद फिल्टर जो है ना वो कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी एक इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी याद था कि मैंने ये शायद किसी के स्टैंड अप के अंदर देखा था ये क्वेश्चन ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, ठीक है। इसके अंदर हाइपरटेंशन मतलब पल्मोनरी वेसल्स के अंदर कुछ ना कुछ हाइपरटेंशन है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कब हम उसको कहेंगे, जब प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो हमारे पास ग्रेटर देन 25 mm ऑफ एच हो, ठीक है, एट रेस्ट के ऊपर अगर 25 से ज़्यादा, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो 30 से भी बढ़ जाए, 30 mm ऑफ एच से बढ़ जाए। साथ में आपको लाउड पी है ना पल्मोनरी है, P2 कर दो, लाउड P2 आपको मिले, और पैन सिस्टोलिक मरमर मिल जाए, ठीक है, पैन सिस्टोलिक मरमर मिल जाए, पक्का केस है। आगे बाद 37 साल जो है ना वो आती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। आपने कार्डिक कैथेटराइजेशन की तो उसका जो है ना वो कहता है कि राइट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर है ना, ठीक है, वो है हमारे पास 17, राइट वेंट्रिकल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास प्रेशर है जी 90/30, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर 110/50 है, ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर वो कह रहा है 118/5 है, और अयोटा के अंदर हमारे पास ये 115/80 है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस,
सिंपल सी बात है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का केस है। देखो ना, पल्मोनरी आर्ट ये है हमारे पास, सपोज करिए दिल है ना, ठीक है, यहाँ पे अयोटा है, यहाँ पे वो पल्मोनरी ट्रंक है जिससे पल्मोनरी आर्टरीज सारी की सारी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर वो लंग्स के पास जाती हैं। तो जो यहाँ से निकल रहा है ये कौन सी है, राइट साइड है, तो राइट वेंट्रिकल में देखो 90/130 कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, वजह क्या, कार पल्मोनरीज की वजह होती है, ठीक है। आपको जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से पीछे वाला ब्लड भी बढ़ता जाएगा, तो सुपीरियर वेना केवा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी जो है ना जेवीपी रेज्ड होगी, ठीक है। डिस्निया होगा, ब्लूश लिप होंगे, होंठ उसके नीले नीले होंगे, फीट के ऊपर स्वेलिंग होगी, ठीक है। लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव होगी, जब आप रखते हैं यूँ हाथ उसके तो लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव मिल जाती है, और राइट वेंट्रिकुलर के अंदर आपको थर्ड और फोर्थ साउंड जो है ना वो ऑडिबल मिल जाती है, सिंपल सी है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कार्पल्मोनरी में हमारे पास राइट साइड जो है ना वो हार्ट जो है ना वो अमूमन आपको फेल मिलता है। वजह यही है कि यहाँ पे हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एडीमा, इनलार्ज लीवर, एलिवेटेड जेवीपी, ये हमारे पास मिलता है, और राइट वेंट्रिकल जो है ना इसकी हमारे पास हाइपरट्रॉफी मिल जाती है। ये चंद चीज़ें हैं जो पर इसके बारे में याद है, मोर इससे ज़्यादा नहीं है। लास्ट पे हमारे पास एक नीमोथोरेक्स का सिनेरियो आता होता है, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स। इसके अंदर क्या होता है, सडन यूनिलैटरल प्लूरेटिक पेन जो है ना वो आपको मिलती है। न्यूमोथोरेक्स, छाती के अंदर कोई मसला है तो हमारे पास सडन पेन जो है ना प्लूरेटिक पेन वो मिलती है। ब्रेथलेसनेस, और न्यूमो मतलब हवा वहाँ पे आ गई है छाती में, तो वहाँ पे जो रेजोनेंस है ना परकशन के ऊपर, वो हाइपर रेजोनेंट, हवा की वजह से क्या होगी, वो ग्रर करेगी, तो हाइपर रेजोनेंट जो है ना वो आपको परकशन मिल जाए, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ट्रेकिया हमेशा इसके अंदर शिफ्ट होगा, ट्रेकिया शिफ्ट होगा, ठीक है। जो अफेक्टेड साइड है उससे अवे जो है ना वो शिफ्ट होगा। अगर राइट साइड पे तो ट्रेकिया लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तो ट्रेकिया की शिफ्टिंग, हाइपर रेजोनेंस, ठीक है, सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन, सीधी सी बात है। 35 साल नॉन स्मोकर आता है, सडन ऑन सेट ऑफ द राइट प्लूरेटिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, उसका बीपी नॉर्मल होता है अमूमन, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड, और एंड पे लिखा होता है ट्रेकिया जो है ना वो हमारे पास शिफ्टेड हुआ है, ठीक है। शिफ्टेड ट्रेकिया हमारे पास हुआ तो अचानक से जो एक प्लूरेटिक पेन है और हाइपर है हमारे पास, तो ये सीधा सीधा केस इसका है न्यूमोथोरेक्स का, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का, ठीक है। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती है न्यूमोथोरेक्स की, हमारे पास हो सकती है प्राइमरी टाइप भी हो सकती है, सेकेंडरी टाइप भी होती है। प्राइमरी में हमारे पास क्या है, कोई भी ट्रोमा वगैरह हो गया या कोई भी फ़ौरन से बीमारी हो गई है, लंग्स की बीमारी। सेकेंडरी में क्या, उसको कोई COPD था पहले चल रहा था, TB चल रहा था, एस्थमा चल रहा था, या लंग एब्सेस चल रहा था, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास होता है। इसके अलावा हमारे पास कह रहा है कि ओपन टाइप भी हो सकती है, क्लोज टाइप भी हो सकती है, ये हमने जनरल सर्जरी में पढ़ी है, या वेलवुलर टाइप भी हो सकती है, टेंशन टाइप भी हो सकती है, ठीक है। ओपन में क्या है, ये हमारे पास कि कोई बाहर से चोट लगी है, छुरी छुरी लगी है, जिसकी वजह से न्यूमोथोरक्स हवा सारी वहाँ पर भर गई है। क्लोज में क्या है कि अंदर से ही फेफड़े के अंदर कोई मसला बना कि वो जो है ना वो जो प्लूरा है उसके अंदर हवा भर गई है सारी की सारी, तो ये क्लोज न्यूमोथोरक्स है। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे चेस्ट, CT स्कैन, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट में यही है कि अगर स्मॉल न्यूमोथोरक्स है तो आप फॉलो अप पे रखें, ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा है तो फिर आपको ना सर्जरी करनी पड़ती है। टेंशन न्यूमोथोरक्स में हमेशा आपने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, इसके लिए मैंने वो जनरल सर्जरी का जो है ना वो पूरा चैप्टर चेस्ट इंट्यूबेशन वाला, उसके अंदर वो आपने बगल के अंदर जो है ना वो एरिया सेफ ट्राइगोन के अंदर आपने सेकंड इंटरकोस्टल के निप्पल के ऊपर एक आप ये ड्रा करते हो ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी, वहाँ पे आप जो है ना वो ट्यूब डालते हो, वहाँ से जो है ना वो सारी की सारी हवा निकाल के मोर लेफ्ट सिक्स इंटरकोस्टल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बनती है, सेकंड इंटरकोस्टल से लार्ज बोन ड्रिल करते हैं, ठीक है, और वहाँ से सारी निकाल लेते हैं। तो यही है हमारे पास। तो आई थिंक अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। अभी आई थिंक तहज्जुद की अज़ान हो रही है, तो बस टाइम बल्कि फ़जर की होने वाली है 5:30 हो गए हैं, तो बस यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच रिमेंबर मी आल्सो योर क्वेश्चन। फिर मैं बना के दे जाऊँगा, ये बाद में अपलोड होती रहेंगी वीडियो, तो इंशाल्लाह फिर इसको देखते रहना, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।